हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपीज प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम मिडिवियल इंडियन हिस्ट्री की टाइमलाइन को डिस्कस करेंगे। अपनी लास्ट वीडियो में हमने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की टाइमलाइन को डिस्कस किया था। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड कमेंट सेक्शन में डिमांड थी कि मिडिवियल इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन को भी डिस्कस कीजिए। सो आपकी फरमाइश पे मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की टाइमलाइन आपके सामने है। कोशिश रहेगी कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की टाइमलाइन की तरह इसे भी हम एक सिंप्लीफाइड तरीके से डिस्कस करें, फोकसिंग ऑन इंपॉर्टेंट इवेंट्स, डायनेस्टीज, रूलर्स एंड द पर्सनैलिटीज, देयर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड ऑल्सो द डेवलपमेंट्स इन द आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कल्चर, भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट एंड द रिलेटेड एस्पेक्ट्स। ये पीरियड किस तरीके से कल्चरल सिंक्रेटिज्म को रिफ्लेक्ट करता है, इस्लाम एंड हिंदू कल्चर का एक ब्यूटीफुल अमलगमेशन, उसकी भी बात हम यहाँ पर करेंगे। तो कोशिश रहेगी कि मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के इवेंट्स की एक पिक्चर आपके माइंड में क्रिएट हो जाए, ताकि आप जब मिडिवल इंडियन हिस्ट्री को इन डेप्थ पढ़ें तो आपको पता हो कि इवेंट्स किस तरीके से अनफोल्ड हुए, आप क्रोनोलॉजी जो है उसे समझ पाएं, इवेंट्स को इंटरलिंक कर पाएं एंड मेजर डेवलपमेंट्स जो हैं उन्हें समझ पाएं। सो यहाँ पे हम बेसिकली 750 से 1707 तक जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, है ना, डायनेस्टीज हैं, पर्सनैलिटी या रूलर्स हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसे कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे। सो जब हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की टाइमलाइन डिस्कस कर रहे थे, आप में से जिन लोगों ने नहीं देखा और इंटरेस्टेड हैं, आप हमारा वीडियो सेक्शन चेक कर सकते हैं यूट्यूब का, या फिर हम इसको आज के कमेंट सेक्शन में भी लिंक को पिन अप कर देंगे ताकि आप इजीली उसे एक्सेस कर पाएं। सो हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरीके से 647 में हर्षवर्धन की डेथ हो जाती है और उसके बाद में उसके एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाता है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि बाय 750 सीई, दैट इज मिडिल ऑफ द 8th सेंचुरी सीई, चालुक्यस ऑफ बादामी जो दक्कन में मेजर पावर रहे इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड, एंड द पल्लवास ऑफ कांचीपुरम जो कि बेसिकली साउथ में एक मेजर पावर रहे इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड, इनका भी डिक्लाइन शुरू हो जाता है। और उसके पीछे एक रीजन था, इनके बीच में कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स व्हिच वीकेंड दीज पावर्स। ना वहां से कहानी किस तरीके से शुरू होती है वो हम मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। तो यहां पर बेसिकली हम देखेंगे कि किस तरीके से गुर्जर प्रतिहारास, पालास, राष्ट्रकूटास, ये पावर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। इनके बीच में किस तरीके से कन्नौज को लेकर के एक ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल जो है वो शुरू होता है, इसमें अल्टीमेटली कौन विक्टोरियस रहा, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे, वी विल बी डिस्कसिंग दैट। अलॉन्ग विद दैट गुर्जर प्रतिहारास के जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, गुर्जर प्रतिहारास का जो आर्ट एंड कल्चर में कॉन्ट्रीब्यूशन है, सिमिलरली पाल डायनेस्टी के रिस्पेक्ट में भी ये पॉइंटर्स, आपकी जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी है उसके रिस्पेक्ट में भी हम इन पॉइंटर्स को देखेंगे। और इसके बाद में हम जो राजपूत पीरियड है, जहां पे हमें न्यूमरस राजपूत किंगडम्स देखने के लिए मिलते हैं नॉर्थ इंडिया में, उनमें से जो प्रोमिनेंट राजपूत किंगडम्स हैं वो कहाँ से रूल कर रहे थे, उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। इनकी क्या क्या वीकनेसेस थी, किस तरीके से ये जो राजपूत हैं इन्हें 12th सेंचुरी में घुरिद इन्वेजन को फेस करना पड़ा। बट इससे पहले आप देखेंगे कि 11th सेंचुरी में भी दे वर फेसिंग इन्वेशंस फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। स्पेशली आप देखोगे कि जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, यहाँ पे आपको गजनाविद इन्वेशन देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे हम गजनाविद एंड घुरिद इन्वेशंस जो हैं उनकी बात करेंगे, एंड हाउ दे लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ द टर्किश रूल एट द सेंटर, है ना, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। वी विल बी डिस्कसिंग दोस थिंग्स। जब नॉर्थ में ये सब कुछ हो रहा है ना, दक्कन में आप देखेंगे कि इसी समय आपको पहले चालुक्यास ऑफ कल्याणी या वेस्टर्न चालुक्यास देखने के लिए मिलते हैं, और उसके बाद में आप देखेंगे रीजनल पावर्स लाइक दी यादव्स ऑफ देवगिरी, दी ककात्यास ऑफ वारंगल, दी होयसालास ऑफ है ना बेलूर और द्वार समुद्र। इनके बारे में भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं उनको भी हम देखेंगे। अब ये तो हो गई नॉर्थ और दक्कन की कहानी। अब साउथ में किस तरीके से इवेंट्स अनफोल्ड हुए, तो हम यहाँ पे देखते हैं पल्लवास के डिक्लाइन के बाद में उनके जो फ्यूडेटरीज थे चोलास, इनमें से विजय है ना, विजयालय जो है वो चोल डायनेस्टी की फाउंडेशन को रखते हैं। तो यहाँ पे किस तरीके से बाकी रूलर्स का कंट्रीब्यूशन रहा है, स्पेशली फोकसिंग ऑन राजराजा फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, द ग्रेटेस्ट ऑफ द चोला रूलर्स, इनकी हम बात करेंगे। चोलास के डिक्लाइन की हम बात करेंगे, और किस तरीके से इसके बाद में पांड्यास जो हैं वो अपने आप को साउथ में एक पावर के रूप में एस्टेब्लिश करते हैं। तो ये साउथ की कहानी जो है इसको हम देखेंगे। द चोलास विल बी डोमिनेटिंग द अफेयर्स ऑफ साउथ फ्रॉम 9th टू द एंड ऑफ द 12th सेंचुरी, है ना। तो ग्रेट चोलास की हम बात करेंगे।
दिल्ली सल्तनत की आगे कहानी शुरू होगी और आप यहाँ पे देखेंगे कि बैकग्राउंड डिस्कस करने के बाद में हम यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की जो 5 डायनेस्टीज है मेजर, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक, सैयद, लोदी, इन्हें डिस्कस करेंगे, जहां पे हम इन डायनेस्टीज के टाइम पे किस तरीके से पॉलिटिकल एक्सपांशन हुआ उसकी बात करेंगे। हम यहाँ देखेंगे कि तुगलक डायनेस्टी के समय जहां दिल्ली सल्तनत का पावर अपने पीक पे पहुंचा, वहीं पे इसका डिक्लाइन भी शुरू हुआ। इसके पीछे क्या रीजंस थे, मोहम्मद बिन तुगलक इसमें कितने रिस्पॉन्सिबल थे, और इसके बाद में किस तरीके से विजयनगर, बहमनी सल्तनत जो है उनका इमरजेंस हुआ दक्कन में। इधर की तरफ गुजरात सल्तनत, मालवा सल्तनत, बंगाल सल्तनत, है ना, जौनपुर के शर्कीज जो हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। और उसके बाद आप देखते हैं तुगलक डायनेस्टी को पहले सैयद डायनेस्टी और उसके बाद में लोदी डायनेस्टी रिप्लेस करती है। लोदी डायनेस्टी जो है वो बहुत ही छोटे एरिया में रूल कर रही थी और लास्ट रूलर जो है लोदी डायनेस्टी के, इब्राहिम लोदी, ही वाज डिफीटेड बाय जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर हु लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ द मुगल डायनेस्टी एट द सेंटर। मीनवाइल ये जो रीजनल पावर्स एमर्ज हुए आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द तुगलक, है ना, तुगलक एम्पायर, तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे विजयनगर और बहमनी सबसे इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स भी हैं। तो हम यहाँ पे विजयनगर और बहमनी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, कौन कौन से एरियाज के लिए आपस में लड़ते रहते थे, विजयनगर में कौन कौन सी डायनेस्टीज हुई, 1565 का बैटल ऑफ तल्लीकोटा या बैटल ऑफ राक्षस तंगड़ी कैसे इंपॉर्टेंट है ना, इसे बैटल ऑफ बन्नी हट्टी भी कहते हैं, तो इनकी बात हम करेंगे। महाराजा कृष्णदेव राय, यहाँ पे जो फॉरेन ट्रैवलर्स आए उनको भी ब्रीफली टच करने की कोशिश करेंगे, एंड विजयनगर का जो कंट्रीब्यूशन रहा आर्ट एंड कल्चर में। बहमनी सल्तनत जिसकी फाउंडेशन हसन गंगू ने रखी 1347 में इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन, यहाँ पे मोहम्मद शाह फर्स्ट, फिरोज शाह, अहमद शाह वाली, ये रूलर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। महमूद गवन जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, हु वाज बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोहम्मद शाह थर्ड। सो बहमनी सल्तनत एंड उसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा आर्ट एंड कल्चर में, किस तरीके से बाय 1525 बहमनी सल्तनत का डिसइंटीग्रेशन हुआ और हमें यहाँ पे सक्सेसर दक्कनी सल्तनत बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, है ना, बेरार, बीदर, ये देखने के लिए मिलते हैं, इनकी बात हम करेंगे। एंड इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं इंडिया ऑन द ईव ऑफ बाबर्स इन्वेजन, दैट इज ऑन द ईव ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, अप्रैल 1526। तो आप देख सकते हैं पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन है ना। यहाँ आपका विजयनगर है, नॉर्थ में दक्कनी सल्तनत है, गुजरात, मालवा, बंगाल, है ना, राजपूताना भी ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट हो चुका है, और लोदीज जो हैं वो बहुत छोटा सा एरिया जो है उसे इफेक्टिवली कंट्रोल कर रहे थे, राइट, दिस एरिया। और इनका जो कोर एरिया है वो तो दिल्ली के आसपास ही रह गया था केवल। तो किन सर्कमस्टांसेस में बाबर का इन्वेशन हुआ, किस तरीके से बाबर ने मुगल डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी, उसकी हम बात करेंगे। यहाँ पे हुमायूं का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, किस तरीके से बीच में हमें सूर डायनेस्टी देखने के लिए मिली जिसकी फाउंडेशन शेर शाह सूरी ने रखी थी, है ना, या शेर शाह सूर ने रखी थी। अकबर का यहाँ पे क्या कंट्रीब्यूशन रहा, अकबर को हम मुगल डायनेस्टी का रियल फाउंडर क्यों कहते हैं, किस तरीके से पॉलिटिकल एक्सपांशन हुआ, अकबर की जो पॉलिसीज हैं उनको हम यहाँ पे ब्रीफली टच करेंगे। इस पीरियड में आर्किटेक्चर में, पेंटिंग में जो डेवलपमेंट है उस पर भी हम फोकस करेंगे, स्पेशली पेंटिंग्स के लिए जहांगीर का पीरियड, आर्किटेक्चर के लिए शाहजहां का पीरियड काफी इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब के पीरियड में आप देखेंगे मुगल्स जो हैं दे वर एट द पीक ऑफ देयर पावर, दे वर एट द पीक ऑफ देयर पावर। सो एक्सट्रीम साउथ को छोड़ करके और आपका जो नॉर्थ ईस्ट है जहां पे होम डायनेस्टी थी, इसको छोड़कर आप देखोगे मुगल्स वर कंट्रोलिंग ऑलमोस्ट एंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे हम ग्रेट मुगल्स पर फोकस करेंगे। दरअसल बाबर से लेकर के औरंगजेब तक के जो रूलर्स हैं मुगल डायनेस्टी के, उन्हें हम ग्रेट मुगल्स कहते हैं, क्योंकि इनके बाद जो मुगल रूलर्स हुए वे वीक थे, उनकी पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी, और हम मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन देखना शुरू करेंगे। उन्हें हम क्या कहते हैं, लेट मुगल्स, है ना, ये वीक रूलर्स हैं जिसमें मोहम्मद शाह रंगीला वगैरह आएंगे। सो आपकी जो मिडाइवल हिस्ट्री है वो 750 से लेकर 1707 तक जो मेजर इवेंट्स हैं उन्हें कवर करेगी। कोशिश रहेगी कि मैं एक पिक्चर आपके मन में क्रिएट कर पाऊं ताकि आपके लिए मिडाइवल हिस्ट्री को समझना आसान हो। हम आगे बढ़े उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आपके लिए। आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने जनरल स्टडीज के इंडिविजुअल कोर्सेज को लॉन्च किया है। तो हिस्ट्री का भी इंडिविजुअल कोर्स है जहां पे हम प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से यूपीएससी के लेटेस्ट ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए आपको कंटेंट कवर करवाएंगे, आपको पीडीएफ्स, प्रैक्टिस टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे एंड मंथली करंट अफेयर्स भी बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे। आपको बस कोड यूज करना है
टारगेट 26। फर्दर डिस्काउंट्स के लिए आप 1800890303 पे हमारी टीम से कॉल कर सकते हैं एंड sleepy.classes@gmail.com पर लिख करके भी अपनी क्वेरी एड्रेस करवा सकते हैं। तो अब हम मिडीवियल इंडियन हिस्ट्री की जो टाइमलाइन है उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ मिडीवियल इंडियन हिस्ट्री में हम 750 से लेकर के 1707 तक का पूरा टाइम डिस्कस करते हैं। अब इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, अर्ली मिडीवियल हिस्ट्री एंड दी लेटर मिडीवियल हिस्ट्री। अर्ली मिडीवियल हिस्ट्री में हम 750 से लेकर के 1200 CE तक के जो भी मेजर इवेंट्स हैं, डायनेस्टीज हैं और आर्ट एंड आर्किटेक्चर में डेवलपमेंट्स हैं, है ना, या कोई और मेजर इवेंट है, उसे कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करते हैं। जो लेटर मिडीवियल पीरियड है उसमें आप देखेंगे कि हम प्राइमरीली जो दिल्ली सल्तनत है, विजयनगर बहामनी किंगडम है और जो ग्रेट मुगल्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, यानी इवेंट्स फ्रॉम 1200 टू 1707 CE टिल द डेथ ऑफ औरंगजेब। नाउ ये डिविजन जो है ये रैंडम नहीं है। आप देखेंगे कि 750 से लेकर 1200 CE ये जो टाइम पीरियड है जहां पे हमें गुर्जर प्रतिहारास, पालास, राष्ट्रकूटास देखने के लिए मिल रहे हैं, राजपूत किंगडम्स देखने के लिए मिल रहे हैं, गजनाविद घुरिद इन्वेजन्स देखने के लिए मिल रहे हैं नॉर्थ वेस्ट से। आपके दक्कन में यहाँ पे हमें वेस्टर्न चालुक्यास या चालुक्यास ऑफ कल्याणी देखने के लिए मिल रहे हैं। और इसी बीच में आप देखोगे बाय द एंड ऑफ इट जो यादव्स हैं, ककात्याज हैं, वारंगल्स हैं, वो खुद को एस्टेब्लिश कर रहे होंगे। साउथ में इंपीरियल चोलास जो हैं दे विल बी रूलिंग। ये जो टाइम पीरियड है इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म यानी बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, यहां पर आप क्या देखेंगे कि मान लीजिए एक रूलर है, उसके कंट्रोल में ये पूरी टेरिटरी है ना, ये सेंट्रल रूलर है और उसके कंट्रोल में ये पूरी टेरिटरी है। लेकिन आप देखेंगे उसका जो इफेक्टिव कंट्रोल है वो केवल इतने एरिया तक ही होगा। बाकी एरिया में उसके जो सबऑर्डिनेट रूलर्स हैं, जिनको उसने हरा दिया है या जिन्होंने उसकी पैरामाउंसी को, उसकी सुप्रीमेसी को, उसकी सॉवरेंटी को रिकॉग्नाइज कर लिया है, वे प्रेजेंट होंगे। अब ये जो डिफीटेड रूलर्स हैं या जिन्होंने सेंट्रल रूलर की पैरामाउंसी सुप्रीमेसी को रिकॉग्नाइज कर लिया है, दे वर वेरी स्ट्रांग लोकली, है ना। ये सामंत जो हैं या जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, दे वर वेरी पावरफुल। सो इनको हराने के बाद में राइट टू गवर्न जो है, राइट टू गवर्न जो है वो दिया जाता था कि आप ऑटोनॉमसली अपने तौर तरीके से अपने टेरिटरीज को गवर्न कर सकते हैं जैसे आप करते आए हैं, बट जो सेंट्रल रूलर है उसकी तरफ आपके कुछ ऑब्लिगेशंस होंगे, है ना। यू विल हैव टू मीट सर्टेन मिलिट्री एंड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। और इसी के साथ में मैरिज अलायंस वगैरह होती थी, कोर्ट में जाके होमेज पे करना है, ऑल दोस थिंग्स। अब इस टाइप के एडमिनिस्ट्रेशन की एक वीकनेस जो है वो ये है, ये तब तक चलता है जब तक सेंटर स्ट्रांग होता है। जैसे ही सेंटर कमजोर होगा आप देखेंगे कि ये जो फ्यूडेटरीज हैं, ये सामंत हैं, है ना, ये खुद को ऑटोनॉमस डिक्लेयर कर देते थे, खुद की ऑटोनॉमी को एसर्ट कर देते थे एंड इसके बाद में अपनी इंडिपेंडेंस जो है उसे एसर्ट करते थे, उसे एसर्ट करते थे। तो बेसिकली फ्यूडल सिस्टम की अपनी वीकनेसेस हैं। अब ये जो फ्यूडल ट्रेड्स हैं पॉलिटी में, हमने देखा था ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड से डेवलप होने शुरू हुए थे। जो गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता पीरियड में इंडियन पॉलिटी का एक इंपॉर्टेंट फीचर बन गए। एंड आप देखेंगे कि ये जो अर्ली मिडीवियल पीरियड है, दैट इज द पीरियड बिटवीन 750 टू 1200 CE, यहां पे जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फ्यूडलिज्म, डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। और उसी के साथ में आपको यहां पर पॉलिटिकल डिसयूनिटी एंड फ्रेगमेंटेशन जो है वो भी देखने के लिए मिलेगा। आपको यहां पे सेंट्रलाइज्ड पावर जो है वे नहीं देखने के लिए मिलेंगे। न्यूमरस रीजनल डायनेस्टीज, है ना, हु विल बी कॉन्स्टेंटली इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, आपस में लड़ते रहेंगे। तो पॉलिटिकल डिसयूनिटी, फ्रेगमेंटेशन, फ्यूडलिज्म। और इसी के साथ में आप यहां पर क्या देखेंगे कि सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जो है वो भी आपको यहां पर देखने के लिए मिलती है। इस बात को नोट कीजिएगा, कल्चरल बैकवर्डनेस वो आपको इस पीरियड में यहां पर देखने के लिए मिलेगी। सो ये जो अर्ली मिडीवियल हिस्ट्री है, इट इज मार्क्ड बाय फ्यूडलिज्म, पॉलिटिकल डिसयूनिटी, फ्रेगमेंटेशन। वहीं पे आप देखेंगे कि ये जो लेटर मिडीवियल हिस्ट्री वाला टाइम पीरियड है,
बेसिकली जहां पे हम दिल्ली सल्तनत एंड मुगल्स को डिस्कस करेंगे, ग्रेट मुगल्स को। तो आप यहां पर क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, यहां पे हमें एक बार फिर से सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर देखने के लिए मिलेगा, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और इसी के साथ में आप देखेंगे कि विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द टर्किश रूल एट द सेंटर फर्स्ट एंड देन द मुगल रूल, इस्लाम गॉट द रॉयल पेट्रोनेज, इस्लाम गॉट द रॉयल पेट्रोनेज। आप यहां पे देखेंगे, आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा डेवलपमेंट ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, है ना, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। नॉट ओनली दिस, इसी के साथ में आप यहाँ पे पर्शियन लिटरेचर जो है उसका डेवलपमेंट देखेंगे, जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं जैसे कि हिंदी है उनका डेवलपमेंट, उनमें जो लिटरेचर है उसका डेवलपमेंट आप यहाँ पे देखेंगे। इसी के साथ साथ में आप यहाँ पे देखेंगे, आप यहाँ पे नई टाइप की एक पेंटिंग स्टाइल जो है उसको, है ना, यहाँ पे देख सकते हैं। सो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, पर्शियन लिटरेचर, आप यहाँ पे देखेंगे एक नई टाइप की पेंटिंग स्टाइल जो है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। पेंटिंग्स में भी फर्दर इवोल्यूशन जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड इसी के साथ साथ में आप यहाँ पे देखेंगे सूफिज्म एंड भक्ति मूवमेंट, इन नॉर्थ इंडिया, which was basically at its peak in north during the 15th and the 16th century, 15th and the 16th century. So इस पीरियड में, दैट इज द लेटर मिडिवल हिस्ट्री में, आप क्या देखते हो, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक रूल एट द सेंटर, है ना, रॉयल पेट्रोनेज, इंपीरियल पेट्रोनेज फॉर इस्लाम, सूफिज्म आप यहाँ पे देखेंगे, एक नई टाइप के आर्किटेक्चरल स्टाइल, एडमिनिस्ट्रेशन में नए ट्रेड्स जैसे कि इक्तादारी सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम, और इसी के साथ साथ में पर्शियन लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट, उनमें लिटरेचर जो है उसका डेवलपमेंट, पेंटिंग की नई स्टाइल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। एंड इसी के साथ साथ में और भी कई सारे रिलेटेड डेवलपमेंट्स जो हैं वे आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो द पिक्चर ट्रांसफॉर्म्ड, और इसीलिए आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि हम मिडिवल हिस्ट्री को दो पीरियड्स में डिवाइड करते हैं पढ़ने के लिए। नाउ हम अर्ली मिडिवल इंडियन हिस्ट्री से शुरू करते हैं। सो जब हमने अपनी एंशिएंट हिस्ट्री की टाइमलाइन को कंप्लीट किया था तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि पोस्ट गुप्ता पीरियड में, है ना, पोस्ट गुप्ता पीरियड में यहां पर हर्ष जो है वो रूल कर रहे थे 606 से 647 सीई तक। और अगर हम उनकी टेरिटरीज की बात करें तो आप यहां पे देख सकते हैं, ही वाज कंट्रोलिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ टेरिटरीज इन नॉर्दर्न इंडिया, दिस एंटायर एरिया, है ना, दिस एंटायर एरिया। यहां पे आपको गॉड में शशांक जो है उनका रूल देखने के लिए मिलेगा, हर्ष का कंटेम्पररी है ना शशांक, हु वाज बेसिकली अ डिवोटी ऑफ शिवा। एंड इसी के साथ साथ में आप यहां पर क्या देखेंगे कि जो दक्कन है वहां पे जो चालुक्यास ऑफ बादामी है, द बादामी चालुक्यास, दे वर दी रूलिंग डायनेस्टी। इधर जो आपका पेन्नार एंड वेल्लार रीजन है ना, रिवर्स के बीच में तोंडाई मंडलम है, यहां पे आपको पल्लवास का रूल देखने के लिए मिलेगा, जिसके रियल फाउंडर जो हैं वो सिम्हा विष्णु थे। तो इस तरीके का कुछ सिनेरियो था। बट हम यहां पर क्या देखते हैं, हर्ष की डेथ के बाद में उसके एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाता है। नाउ एक ब्रीफ पीरियड के लिए यहां पे हम लिख सकते हैं ललितादित्य, जो कि बेसिकली कश्मीर से एक रूलर थे, कश्मीर की कारकोटा डायनेस्टी से, जिन्होंने मार्तंड सन टेम्पल भी बनवाया है कश्मीर का। सो आप देखेंगे ललितादित्य जो कारकोटा डायनेस्टी से आते थे, ये एक ब्रीफ पीरियड के लिए हर्ष की जो कैपिटल है कन्नौज, उस पर अपने रूल को एस्टेब्लिश करते हैं, वहां पर राज करते हैं, ठीक है, वहां पे राज करते हैं। लेकिन उसके बाद में आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि उनका जो कंट्रोल है वो केवल ब्रीफ पीरियड के लिए रहता है। और उसके बाद में हम गुर्जर प्रतिहारास का राइज देखते हैं, गुर्जर प्रतिहारास का राइज देखते हैं। अब ये जो गुर्जर प्रतिहारास हैं, अगर मैं इनकी बात करूं तो आप देखेंगे दे स्टार्टेड फ्रॉम राजस्थान भीनमाल, ठीक है, दे स्टार्टेड फ्रॉम राजस्थान भीनमाल। एंड उसके बाद में आगे चल करके आप देखेंगे कि इन्होंने साउथ की तरफ एंड ईस्ट की तरफ अपने पावर को एक्सपांड किया।
कुछ गुजरात के जो पोर्ट्स है जैसे कि भरूच वगैरह वो भी इनके कंट्रोल में आ गए। मालवा, उज्जैन, उज्जैन एक इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स था, वो भी इनके कंट्रोल में आ गया। और यहां पे ये जो पर्टिकुलर डायनेस्टी है, ये नागभट्ट फर्स्ट जो है उनके समय प्रोमिनेंस में आई। सो नागभट्ट फर्स्ट जो है, ही इज रिगार्डेड एज द रियल फाउंडर ऑफ द गुर्जर प्रतिहारा। नागभट्ट फर्स्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि इन्होंने जो आपके सिंध रीजन से अरेबिक इन्वेजन्स हो रहे थे उन्हें भी रोका और इन अरेबिक इन्वेडर्स को आगे नहीं बढ़ने दिया। ठीक है, सो ये गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी है। अब इधर की तरफ आप क्या देखेंगे कि जहां तक बात है, लेट मी ड्रॉ अ मैप फॉर यू। हम यहां पर क्या देख रहे हैं, यहां पर हम देख रहे हैं कि गुर्जर प्रतिहारास जो हैं दे आर अ राइजिंग पावर, दे आर अ राइजिंग पावर। इधर की तरफ आप क्या देखोगे, शशांक की भी डेथ हो गई थी, और शशांक की डेथ के बाद में बंगाल वाले एरिया में कंप्लीटली क्योस एनार्की की सिचुएशन थी। तो यहां पर जो चीफ्स हैं दे असेंबल्ड, और उन्होंने क्या किया, गोपाल नाम का एक जो चीफ है उससे अपना लीडर चुना। और ये गोपाल जो है यही 750 सीई में पाल डायनेस्टी की फाउंडेशन को रखेंगे। पालास की जो कैपिटल है वो थी मुंगेर, मुंगेर। इधर की तरफ चालुक्यास ऑफ बादामी एंड जो पल्लवास हैं दे वर ऑल्सो कॉन्स्टेंटली इंगेज्ड इन फाइट विद ईच अदर। आपको ध्यान होगा पुलकेशिन सेकंड जो है उन्होंने महेंद्र वर्मन फर्स्ट को हराया था, और उसके बाद में नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट जो कि महेंद्र वर्मन फर्स्ट के बेटे हैं उन्होंने इसका रिवेंज लिया। एंड जो बैटल ऑफ पुल्लालूर है ऑफ 619 सीई, उसमें हम देखेंगे कि पुलकेशिन सेकंड को हराया और उसे मार दिया, वातापी कोंडा का टाइटल लिया। उसके बाद हम देखते हैं विक्रमादित्य सेकंड जो है चालुक्यास ऑफ बादामी के, उनका भी अटैक हुआ पल्लवास की कैपिटल पे। सो बेसिकली ये जो कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, है ना, ये जो कांस्टेंट लड़ाई है चालुक्यास ऑफ बादामी एंड पल्लवास के बीच में, उसके वजह से ये दोनों ही कमजोर हो गए, ये दोनों ही कमजोर हो गए। सो चालुक्यास ऑफ बादामी का भी डिक्लाइन हो गया 750 के आसपास। और यहां पर आप देखेंगे कि इनके ही जो फ्यूडेटरीज हैं जो बेसिकली नॉर्दर्न कर्नाटका में मान्यखेता या मलखेड़ यहां से गवर्न कर रहे थे ऑन बिहाफ ऑफ द चालुक्यास ऑफ बादामी, दे असर्टेड देयर ऑटोनॉमी फर्स्ट। एंड आप देखेंगे कि दंती दुर्ग जो हैं उन्होंने अल्टीमेटली 753 सीई में कीर्तिवर्मन सेकंड जो लास्ट चालुक्यास ऑफ बादामी रूलर हैं उनको हरा करके यहां पर जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी है, जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी है उसकी फाउंडेशन को रखा, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी की फाउंडेशन को रखा। और यहां पे ये पल्लवास जो हैं ये भी कंसिडरेबली कमजोर हो चुके हैं, और आप देखोगे कि पल्लवास और राष्ट्रकूटास जो हैं इनकी भी आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है, आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसके वजह से पल्लवास जो हैं ये कंसिडरेबली कमजोर हो जाएंगे, कंसिडरेबली कमजोर हो जाएंगे। उधर की तरफ नॉर्थ में क्या चल रहा था, तो आप देखेंगे कि ये जो गुर्जर प्रतिहारास हैं, जो पालास हैं और राष्ट्रकूटास हैं, इनके बीच में कन्नौज के लिए, है ना, कन्नौज पर कंट्रोल एस्टेब्लिश करने के लिए, सॉरी, कन्नौज पर कंट्रोल एस्टेब्लिश करने के लिए एक स्ट्रगल शुरू हो गया, एक लड़ाई शुरू हो गई। अब कन्नौज में इतना इंपॉर्टेंट है ना, कन्नौज में इतना इंटरेस्ट क्यों है, क्योंकि आप यहां पे देखेंगे कन्नौज जो है ये हर्षवर्धन की कैपिटल रही थी, एंड इट हैड बेसिकली सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस, इट वाज सिंबल ऑफ प्रेस्टीज, ऑनर। माना जाता था कि जो कोई कन्नौज को कंट्रोल करेगा वो नॉर्थ इंडिया के अफेयर्स को डोमिनेट करेगा, पॉलिटिकल एक्सपांशन। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे कन्नौज जो है ये गंगा यमुना द्वाब में लोकेटेड था, एंड दैट टू एट अ हाइट, है ना, एट अ हाइट। फर्टाइल एरिया है, ट्रेड एंड कॉमर्स के परस्पेक्टिव से इसकी बहुत सूटेबल लोकेशन है, नॉर्दर्न ट्रेडिंग रूट है ना उस पर, और इसी के साथ में डिफेंस पर्पसेस से भी, बिकॉज इट वाज लोकेटेड एट अ हाइट, इट हैड अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इट वाज नॉट इजी टू अटैक कन्नौज। और इसीलिए गुर्जर प्रतिहारास, पालास और राष्ट्रकूटास का कन्नौज में इंटरेस्ट था। इनके बीच में ये जो इंटरेस्ट है और इसको लेकर के कॉन्फ्लिक्ट, इसे हम कहते हैं ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। सो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में गुर्जर प्रतिहारास, पालास और राष्ट्रकूटास
कन्नौज पर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करने के लिए आपस में लड़ रहे थे। आप देखेंगे इसमें अल्टीमेटली गुर्जर प्रतिहारास जो हैं ये सक्सेसफुल रहे और इनके जो रूलर हैं मिहिर भोज, जिन्होंने आदि वराह का टाइटल भी लिया है ना, जो बेसिकली भगवान विष्णु का ही इनकारनेशन है, यानी कि वैष्णविज्म को मानते होंगे। मिहिर भोज जो है इनके समय 836 CE में गुर्जर प्रतिहारास वर सक्सेसफुल इन एस्टेब्लिशिंग कन्नौज एज देयर बेस, है ना, कन्नौज को कान्यकुब्ज भी कहते हैं। सो इन एस्टेब्लिशिंग कन्नौज एज देयर बेस। लेकिन हुआ क्या, ये जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल है wherein the गुर्जर प्रतिहारास, पालास, राष्ट्रकूटास वर कॉन्स्टेंटली engaged in conflict with each other, इसके वजह से ये सारे के सारे पावर जो हैं वो धीरे धीरे कमजोर होते चले गए। एंड इसी के साथ में आप क्या देखेंगे कि जो पॉलिटिकल डिसयूनिटी, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन का फिनोमिना हम देख रहे थे पोस्ट गुप्ता पीरियड ऑनवर्ड्स, वो और ज्यादा आगे बढ़ता चला गया। इट विल अल्टीमेटली बेनिफिट दी इस्लामिक इन्वेडर्स और दी टर्किश इन्वेडर्स फ्रॉम दी नॉर्थ वेस्ट। तो इसको आपको यहां पर नोट करना है, ठीक है, इसको आपको यहां पर नोट करना है, ठीक है। नाउ आप यहां पे देखेंगे कि ये जो गुर्जर प्रतिहारास हैं दे पेट्रोनाइज द ब्राह्मणिकल रिलीजन, है ना, दे वर ग्रेट बिल्डर्स, काफी अच्छे मंदिर जो हैं इनके समय बनाए गए। इसके अलावा आप देखेंगे कि इनके बारे में हमें अल मसूदी जो बेसिकली अरब ट्रैवलर थे वे भी बताते हैं। वो हमें इनके ज्योग्राफिकल एक्सटेंट के बारे में, इनकी आर्मी की साइज के बारे में बताते हैं कि कितनी बड़ी इनकी आर्मी है, जो एक नॉर्थ वेस्ट से जो इस्लामिक इन्वेडर्स है उनसे लड़ती है, दूसरी तरफ पालास से, एक जो है वो राष्ट्रकूटास से, और एक सेंटर में स्टेशनड है। ये हमें बताते हैं दे हैड दी बेस्ट कैवेलरी, इनके पास में बेहतरीन घुड़सवार थे एंड बेस्ट ब्रीड ऑफ हॉर्सेस। ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया होगा? बिकॉज दे हैड एक्सेस टू दी वेस्टर्न पोर्ट्स, और जितना भी अरब से हॉर्सेस का इंपोर्ट होता था उसमें बेस्ट ब्रीड के जो हॉर्सेस हैं वो ये अपने पास रखते थे, राइट। गुर्जर प्रतिहारास की कैपिटल जो है, इस पे राष्ट्रकूटास का कई बार अटैक हुआ, जिसमें आप देखेंगे 916 में इंद्र थर्ड का इन्वेशन है ना, 963 में कृष्णा थर्ड का अटैक हुआ, और उसके बाद में आप देखेंगे कि गुर्जर प्रतिहारास जो हैं इनका पावर रैपिडली डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। And they were then confined to a very small area in and around कान्यकुब्ज और कन्नौज। एंड जब यहाँ पे गजनाविद इन्वेशन हुआ, है ना, महमूद ऑफ गजनी का इन्वेशन जब यहाँ पर हुआ, तो यहाँ पे राज्यपाल करके एक गुर्जर प्रतिहारा रूलर जो है वो रूल कर रहे थे। दिस इज इन 1018, और इस इन्वेशन के बाद में गुर्जर प्रतिहारास का पावर बिल्कुल खत्म। और आप देखोगे कि गुर्जर प्रतिहारास जो है इनकी जगह पे वी विल सी राइज ऑफ न्यूमरस राजपूत किंगडम्स, ठीक है, राइज ऑफ न्यूमरस राजपूत किंगडम्स इन बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ 1000 to 1200 CE, इस पीरियड में। इसके अलावा आप देखेंगे कि महेंद्रपाल और महिपाल फर्स्ट, जो मिहिर भोज के सन एंड ग्रैंडसन है, दे पेट्रोनाइज राजशेखर। राजशेखर जो है ये प्राकृत और संस्कृत दोनों में ही बहुत निपुण थे। इनके द्वारा प्राकृत में कर्पूर मंजरी जो है, जो बेसिकली एक म्यूजिकल ड्रामा है, उसे लिखा गया है। नाउ अगर हम पालास की बात करें तो आप देखेंगे कि पाल डायनेस्टी जो है ये मिडिल ऑफ 8th सेंचुरी से लेके मिडिल ऑफ 9th सेंचुरी तक, गोपाल, धर्मपाल, देवपाल के समय तक एक पावरफुल डायनेस्टी रही, स्पेशली इन दी ईस्टर्न पार्ट। एंड पाल डायनेस्टी जो है आप देखेंगे इसका डिक्लाइन 850 के बाद शुरू होता है, और यहां पे हम देखेंगे कि आपको महिपाल फर्स्ट के समय 1025 CE के आसपास, लेट मी प्लॉट इट, सो आप यहां पे देखेंगे यहां पे पाल डायनेस्टी जो है उसका रूल था। आप यहां पे देखेंगे महिपाल फर्स्ट रूल कर रहे थे, है ना, महिपाल फर्स्ट, और बात जो है वो 1025 के आसपास की है। यहां पे राजेंद्र चोला जो हैं उनकी आर्मी जो है उसने सेम वही रूट फॉलो की जो समुद्रगुप्त ने फॉलो की थी। उन्होंने
गंगा तक पहुंच करके महिपाल फर्स्ट को हराया, बट महिपाल फर्स्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन ये है कि ही डिड नॉट अलाउ द चोलास टू क्रॉस गंगा एंड मार्च फर्दर। इसके बाद इस डायनेस्टी का डिक्लाइन होना शुरू होता है और आप देखोगे कि अंत में इन्हीं के जो फिडेट्रीज हैं उनमें से एक विजय सेन जो है वो यहाँ पे सेन डायनेस्टी की फाउंडेशन को रखता है। ही इज कंसिडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ द सेन डायनेस्टी। सो आप देखेंगे 1150 के आसपास में आपके ईस्ट में पालास वर रिप्लेस्ड बाय द सेन डायनेस्टी। पाल डायनेस्टी जो है इट पेट्रोनाइज्ड बुद्धिज्म और इनके समय आपको बुद्धिज्म का एक नया सेक्ट इमर्ज होते हुए नजर आएगा जिसको हम वज्रयान या तंत्रयान बुद्धिज्म के नाम से जानते हैं। तांत्रिक प्रैक्टिसेस है ना, एसोटेरिक प्रैक्टिसेस, तंत्र मंत्र जाप झाड़ फूक पर बेस्ड। और ये क्यों हुआ? क्योंकि आप देखोगे बुद्धिज्म नए नए एरियाज में स्प्रेड कर रहा था, स्पेशली आपके ट्राइबल एरियाज में। सो बहुत सारी जो ट्राइबल प्रैक्टिसेस हैं उन्हें बुद्धिज्म में अडॉप्ट किया गया और ट्राइबल्स जो है उन्होंने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया। रॉबर्ट रेडफील्ड जो है वो इसे कहते हैं लिटिल ट्रेडिशन बिकमिंग पार्ट ऑफ द ग्रेट ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन बिकमिंग पार्ट ऑफ द लिटिल ट्रेडिशन। सो ये फिनोमेना हुआ वज्रयान तंत्रयान। और आप यहाँ पे देखेंगे धर्मपाल जो है उनके द्वारा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जिसके रिवाइवल की भी सरकार बात भी कर रही है, उसकी फाउंडेशन को रखा गया है ना, उसकी फाउंडेशन को रखा गया। और जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसको रिवाइव भी किया गया। गोपाला जो है उन्होंने बिहार की जो ओडांतापुरी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है उसकी फाउंडेशन को रखा। सो आप यहाँ पे देखेंगे कि बुद्धिज्म को स्पेशली पेट्रोनाइज किया जा रहा है बाय दी पाल डायनेस्टी। आर्किटेक्चर में भी वो क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है। इसके अलावा आप देखोगे कि कई सारे जो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स हैं वो इसी समय है ना पाल डायनेस्टी के द्वारा आपके तिब्बत भेजे गए है ना, चाइना भेजे गए और इन्होंने यहाँ पे बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ऐसे दो अगर पर्सनैलिटीज की मैं बात करूं, दो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स की मैं बात करूं, तो आप यहाँ पे संरक्षित एंड जो आतिश दीपांकर हैं उनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा है ना, आतिश दीपांकर। सो दे बेसिकली वेंट टू तिब्बत एंड प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग बुद्धिज्म इन दीज एरियाज। आतिश दीपांकर तो कभी वापस लौटकर आए ही नहीं। इसके अलावा आप देखोगे कि पाल डायनेस्टी के पेट्रोनेज में बुद्धिज्म से एसोसिएटेड जो ब्रॉन्ज स्कल्पचरल आर्ट है ना, उसका काफी ज्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ। या जो आपका ब्लैक स्टोन है उससे बने हुए स्कल्पचर्स बुद्धिज्म से एसोसिएटेड। आपको यहाँ पे जो बुद्धिस्ट गॉडेसेस हैं जैसे तारा मारीची, उनके स्कल्पचर्स भी रिकवर हुए हैं। लिटरेचर की फील्ड में आप देखेंगे जो आपका अष्ट सहस्त्री का प्रज्ञ परामिता है वो इसी पीरियड में लिखी गई एंड इसी के साथ साथ में उसको इलस्ट्रेट किया गया, पिक्चर्स बनाई गई। तो आप देखेंगे पाल डायनेस्टी का जो मिनिएचर स्टाइल ऑफ पेंटिंग है उसमें भी एक इंपॉर्टेंट रोल रहा एंड जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पे मिनिएचर स्टाइल ऑफ पेंटिंग का डेवलपमेंट आपके पाल पीरियड से शुरू होता है। So be it the architecture, be it the diplomacy, be it the paintings, be it the sculptures, या इसके अलावा आप यहाँ पर क्या देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे कि रूलर्स ने जिस तरीके से बुद्धिज्म को पेट्रोनाइज किया उससे ये क्लियर हो जाता है कि इस पीरियड में बुद्धिज्म का काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ एज फार एज द ईस्टर्न पार्ट इज कंसर्न्ड। ईस्टर्न पार्ट इज कंसर्न्ड। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, दंती दुर्ग जो इसके फाउंडर हैं ये बेसिकली चालुक्यस ऑफ बादामी के फ्यूडेटरी थे। जब इन्होंने देखा चालुक्यस ऑफ बादामी बहुत कमजोर हो गए हैं तो 753 सी में इन्होंने लास्ट रूलर जो है कीर्तिवर्मन सेकंड उसको हराया और राष्ट्रकूटा डायनेस्टी की फाउंडेशन को रखा। यहाँ पे कुछ रूलर जैसे कि ध्रुव हैं, गोविंद थर्ड हैं, ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। इंद्र थर्ड, कृष्णा थर्ड बहुत ज्यादा पावरफुल है। हमने इंद्र थर्ड, कृष्णा थर्ड के जो अटैक्स हुए कन्नौज पे उसकी बात की, लेकिन इससे पहले भी ध्रुव और गोविंद थर्ड जो हैं ये नॉर्थ तक मार्च करके आए थे। इनमें से अमोघ वर्ष फर्स्ट जो है वो बहुत स्पेशल है। आप देखेंगे दो ये अपने पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए नहीं जाने जाते, लेकिन इनके द्वारा जैनिज्म को अडॉप्ट किया गया एंड जैनिज्म को पेट्रोनाइज किया गया। आप देखेंगे कि आपकी एलोरा में है ना, एलोरा केव्स में जो 5 जैन केव्स हैं कहा जाता है उनका डेवलपमेंट इन्हीं के पेट्रोनेज में हुआ। इन्होंने आचार्य जीना सेन
जो बेसिकली जैन स्कॉलर हैं एंड उनके जो बेसिकली डिसाइपल हैं गुणाध्याय, उनको भी पेट्रोनाइज, है ना, उनको भी पेट्रोनाइज किया। एंड अमोघवर्ष खुद जैनिज्म को फॉलो करते थे, जैसे हमने बात भी करी है। तो इस पीरियड में जैनिज्म जो है उसको काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। इसके अलावा आप देखेंगे कि 8th सेंचुरी में कृष्णा फर्स्ट हुए, जिनके द्वारा केव नंबर 16 जो है एलोरा की, उसको एक्सकेवेट करवाया गया। ये मोनोलिथिक टेम्पल है ना, मोनोलिथिक शिवा टेम्पल है, जिसे हम कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा के नाम से जानते हैं। एंड ये कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम की कॉपी है। सो सोचिए, एक सिंगल पत्थर से द्रविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल के सारे फीचर्स को कार्व आउट किया गया है। ये इस पीरियड में रॉक कट आर्किटेक्चर का जो डेवलपमेंट है उसे शो करता है। और साथ ही में राष्ट्रकूटा रूलर जिस तरीके से रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी फॉलो करते थे उसे भी हमें दिखाता है। इस समय तक इस्लामिक जो ट्रेडर्स हैं वे भी आने लगे थे। बहुत सारे इनमें से आपका जो वेस्टर्न कोस्टल एरिया है इसमें सेटल्ड थे और अपने रिलीजन को फ्रीली प्रैक्टिस करते थे। उनकी अपनी मॉस्क वगैरह भी थी, है ना। राष्ट्रकूटास गेन्ड इमेंसली, है ना, इमेंसली फ्रॉम द ट्रेड विद द वेस्ट। बट राष्ट्रकूटास का भी ये ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के चलते, पल्लवास के साथ कॉन्फ्लिक्ट चलते, आप क्या देखेंगे आगे चल करके धीरे धीरे ये कमजोर पड़ने लगे। और यहां पर हम देखते हैं कि शुरुआत में राष्ट्रकूटा रूलर कृष्णा थर्ड जो हैं वे साउथ में अभी तक जो इंपीरियल चोलास आ चुके थे उनके प्रांतक फर्स्ट को हराते हैं बैटल ऑफ तक्कोलम में, बैटल ऑफ तक्कोलम 948 सी में। लेकिन उसके बाद में रैपिडली राष्ट्रकूटास का डिक्लाइन शुरू हो जाता है। राष्ट्रकूटास को यहां पर कौन रिप्लेस करेगा? तो आप देखेंगे 10th से 11th सेंचुरी में इन्हें रिप्लेस करेंगे चालुक्यास ऑफ कल्याणी, चालुक्यास ऑफ कल्याणी, जिन्हें हम वेस्टर्न चालुक्यास भी कहते हैं। वेस्टर्न चालुक्यास जो कल्याणी से रूल कर रहे थे। और उसके बाद आप देखेंगे कि यहां पे हमें यादव्स, ककात्यास, वारंगल के जो है ना ककात्यास हैं एंड जो होयसालास हैं द्वार समुद्र से रूल कर रहे थे, उनका इमर्जेंस देखने के लिए मिलता है ना, उनका इमर्जेंस देखने के लिए मिलता है। नाउ हमने क्या डिस्कस किया अभी तक? हमने यहां पे बेसिकली 750 से 1200 सीई जो है उसको डिस्कस करने का प्लान किया था। 1000 सीई तक जो मेजर डेवलपमेंट्स हैं उसमें हम क्या देख रहे हैं? नॉर्थ में अगर हम बात करें तो यहां पे हमें ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल देखने के लिए मिला फॉर कन्नौज, जिसमें अल्टीमेटली गुर्जर प्रतिहारास इमर्ज्ड विक्टोरियस। हमने गुर्जर प्रतिहारास और पालास के बारे में पढ़ा, है ना। हमने यहां पे जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी है, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी है, उसके बारे में पढ़ा। और यहां पर हम देखते हैं कि इस पीरियड तक जो इंपीरियल चोलाज हैं वो खुद को साउथ में एस्टेब्लिश कर चुके थे, है ना, एस्टेब्लिश कर चुके थे। इसके बाद हमने क्या देखा? हमने आपसे कहा कि ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल जो है उसके वजह से गुर्जर प्रतिहारास, पालास और राष्ट्रकूटास तीनों ही पावर्स जो हैं वो कमजोर हो गए। और गुर्जर प्रतिहारास के जो र्यून्स हैं उन पर आपको राजपूत्स जो हैं उनका इमर्जेंस देखने के लिए मिलता है। सो ये 1000 से 1200 सी वाला जो टाइम पीरियड है इसे हम नॉर्थ इंडिया के रिस्पेक्ट में राजपूत पीरियड कहते हैं, जहां पे आपको सेवरल राजपूत किंगडम्स देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि आप देखेंगे कि आपका जो दिल्ली है ना, दिल्ली से तोमर्स जो हैं देवर रूलिंग। चौहान डायनेस्टी ने अजमेर से रूल किया, बाद में दिल्ली भी इनके कंट्रोल में आ गई। यहाँ पे आप पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बारे में पढ़ते हैं। तो जो चौहान्स ऑफ अजमेर एंड दिल्ली, आप यहाँ पे कन्नौज के गढ़वाल्स के बारे में पढ़ते हैं, जयचंद्र गढ़वाल। आप यहाँ पे चालुक्यास या सोलंकीस ऑफ गुजरात के बारे में पढ़ते हैं, जिनकी कैपिटल अनिलवारा या पाटन थी, है ना, जहां से जो रानी की वाव है इट इज अ पार्ट ऑफ यूनेस्को हेरिटेज। एंड ये बेसिकली रानी उद्यमती जो है भीमदेव सोलंकी फर्स्ट की जो विडो है उनके द्वारा एक्सकेवेट करवाई गई एक स्टेप वेल है इन ऑर्डर टू कॉमेमोरेट हर हस्बैंड्स सेक्रीफाइस। सो चालुक्यास या सोलंकीज ऑफ गुजरात, चौहान्स ऑफ अजमेर, है ना, एंड बाद में दिल्ली पे भी इनका कंट्रोल एस्टेब्लिश हुआ, पंजाब तक पहुंचे। गढ़वाल्स ऑफ कन्नौज की हमने बात की, चंदेलास ऑफ बुंदेलखंड,
है ना, चंदेलास ऑफ बुंदेलखंड जो बेसिकली आपके महोबा से रूल कर रहे थे। आपको यहाँ पे मालवा में परमार डायनेस्टी देखने के लिए मिलेगी। सो तोमर्स, चौहान्स, गढ़वाल्स, चालुक्यास, परमार्स, चंदेलास, है ना। इसके अलावा भी आपको कई और सारी डायनेस्टीज जो हैं वे भी देखने के लिए यहाँ पर मिलती हैं इस पीरियड में। राजस्थान की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको यहाँ पे सिसोदिया डायनेस्टी जो है वो देखने के लिए मिलेगी, राइट। मेवाड़ से रूल कर रहे थे, तो इनकी बात आप कर सकते हैं। ये कुछ मेजर यहाँ पे आपके राजपूत स्टेट्स हैं, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। अब ये जो राजपूत स्टेट्स हैं, दे वर कॉन्स्टेंटली इन कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर, है ना। सो पॉलिटिकल डिसयूनिटी, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, दीज आर द टर्म्स डिफाइनिंग द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ दिस पीरियड। आपस में ही लड़े जा रहे हैं। और इसका फायदा किसको हुआ? पहले महमूद ऑफ गजनी को। सो आप देखेंगे कि 1010 से 1025 के बीच में महमूद ऑफ गजनी के 17 अटैक्स हुए इंडिया पे, 17 रेड्स हुई, जहां पे प्रोमिनेंट जो टेंपल्स हैं इंक्लूडिंग द सोमनाथ टेंपल ऑफ गुजरात, उन्हें लूटा गया। और महमूद गजनी जो है वो भारत में अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं करना चाहता था। उसका जो प्राइम एम था, ऑब्जेक्टिव था, वो था सेंट्रल एशिया में एक बड़े से एम्पायर की फाउंडेशन को रखना, लेकिन उसके लिए उसको पैसा चाहिए था। तो इसीलिए वो भारत पर अटैक करता था ताकि यहां से टेंपल्स जो उन दिनों बैंक्स हुआ करते थे उनको लूटा जाए, है ना, उनकी वेल्थ को लूटा जाए और इसको यूज किया जाए उसके सेंट्रल एशियन एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए। तो इस पीरियड में आप यहां पर क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि 11वीं सेंचुरी की जो शुरुआत है उसमें आपको गजनाविद इन्वेजन्स जो हैं वे देखने के लिए मिलते हैं नॉर्थ वेस्ट से और काशी तक उसके अटैक्स हुए। उसके बाद आप यहां पर क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि जो पालाज हैं उनको सेन डायनेस्टी रिप्लेस कर चुकी थी 12th सेंचुरी के एंड तक। जो राष्ट्रकूटाज हैं उनके जगह पे हमने चालुक्यास ऑफ कल्याणी की बात की है। एंड इसी के साथ में आप यहां पे क्या देखेंगे कि हम यहां पे यादव्स ऑफ देवगिरी, हम यहाँ पे आपके ककात्यास ऑफ वारंगल की बात करते हैं एंड दी होयसालास ऑफ द्वार समुद्र और हिलबिट। तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे? दीज वर दी पावर्स विच वर एस्टेब्लिशिंग देमसेल्व्स इन द दक्कन एरिया टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 12th century। नाउ यादव्स ऑफ देवगिरी की अगर हम बात करें, जिनको सेवना डायनेस्टी भी कहा जाता है, आप देखेंगे कि दो ये डायनेस्टी 9th सेंचुरी से ही प्रोमिनेंस में आने लगी थी, लेकिन भिलमा 5th जो हैं वो इसके फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर हुए जिन्होंने देवगिरी या जो आगे चल के दौलताबाद कहा गया उससे अपना बेस बनाया। इस पर्टिकुलर डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर हैं वो थे राय रामचंद्र एंड खिलजी डायनेस्टी के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय आप देखेंगे यादव्स की जो टेरिटरी है उसे दिल्ली सल्तनत में मर्ज कर लिया जाएगा। ककातिया डायनेस्टी जो है ये 12th से 14th सेंचुरी में आपके वारंगल, है ना, जो तेलंगाना वाला एरिया है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी रही और इनकी जो कैपिटल है वो वारंगल ही थी। गणपति देव जो हैं उनके समय ये एक मेजर पावर के रूप में खुद को एस्टेब्लिश करते हैं। रुद्रम्मा देवी जो हैं वो यहां रूल करेगी, जिनके समय मार्को पोलो जो हैं द इटालियन ट्रैवलर ही विजिटेड द ककातिया किंगडम। और मार्को पोलो जो हैं ये मोटुपल्ली जो पोर्ट है ककातियास का उसकी बात करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे, है ना, आपको अच्छा खासा फ्लरिशिंग ट्रेड देखने के लिए मिलता है। इस डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर हैं वो है प्रताप रुद्रदेव सेकेंड। और आप देखेंगे कि अल्टीमेटली तुगलक्स के समय, है ना, आपका जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसके समय ककातियास की टेरिटरी जो है इसको तुगलक टेरिटरीज में शामिल कर लिया गया, दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना लिया गया। होयसाला डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो आप यहां पे देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर डायनेस्टी है ये विष्णुवर्धन के समय एक इंपॉर्टेंट पावर के रूप में खुद को एस्टेब्लिश करती है। होयसालास जो हैं इनकी दो कैपिटल रही, एक बेल्लूर और दूसरी हेलबिड या द्वार समुद्र। और यहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा इंपॉर्टेंट टेंपल्स, होयसाला स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर अनपैरेलल्ड है, ठीक है, अनपैरेलल्ड है। आप यहां पर क्या देखेंगे? यहां पे बेसिकली आपको देखने के लिए मिलता है स्टेलेट प्लान, इसे स्टार लाइक प्लान। सेंटर जो है
स्टेलेट प्लान, आप क्या देखेंगे, सेंटर जो है वो ओपन होता है, यहाँ पे एक श्राइन होती है, यहाँ पे एक श्राइन होती है, यहाँ पे एक श्राइन, यहाँ पे एक श्राइन, और यहाँ पे एंट्रेंस गेटवे है ना, यहाँ पे एंट्रेंस गेटवे। इसके अलावा आप देखोगे इंट्रिकेट कार्विंग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, है ना। मंदिर को बनाने के लिए सॉफ्ट सोप स्टोन का इस्तेमाल हुआ है ताकि इजीली कार्व किया जा सके। सो रिच कार्विंग, बहुत अच्छा डेकोरेशन, स्टेलेट प्लान आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है ना, होयसाला आर्किटेक्चर में। और इसके सम ऑफ दी बेस्ट टेम्पल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, होयसालेश्वर टेम्पल हिलबिट, डेडिकेटेड टू शिवा। आपको यहाँ पे चन्ना केशव टेम्पल जो है बेल्लूर में, वो देखने के लिए मिलेगा। एंड दीज टेम्पल्स हैव रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इनटू द यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट। होयसाला डायनेस्टी जो है, यहां पर आप देखेंगे खिलजीज के समय भी रेड हुई थी, तो खिलजीज की रेड यादव्स पे भी हुई, ककात्यास पे भी हुई और होयसालास पे भी हुई। दे एक्सेप्टेड द पैरामाउंटसी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने कभी भी इनको डायरेक्टली कंट्रोल में लेने की नहीं सोची थी, लेकिन फिर मजबूरी में आके यादव्स की जो टेरिटरी है उसको कंट्रोल में लेना पड़ा। और देवगिरी जो इनकी कैपिटल है वो दक्कन के वॉच टावर की तरह काम करता है। ककात्या टेरिटरीज को तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना लिया गया। अब जो होयसालाज हैं, इन पे जो खिलजीज की रेड हुई, तुगलक्स की रेड हुई, उससे ये काफी कमजोर हो गए। और आप देखेंगे होयसाला डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर है वीर बल्लाल थर्ड, इस पे मदुरई के गवर्नर का अटैक होता है और ये मारा जाता है। एंड अल्टीमेटली होयसाला टेरिटरीज जो हैं ये विजयनगर की टेरिटरीज में सब्ज्यूम कर ली जाएंगे, ठीक है, सब्ज्यूम कर ली जाएंगी। तो ये थोड़ा सा एक ब्रॉड आइडिया है जो आपको मैंने बता दिया। तो ये सारा डेवलपमेंट जो है ये आपका बेसिकली 750 से लेके 1200 सीई के बीच में आपके नॉर्थ और डेक्कन में हुआ, है ना। तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि किस तरीके से गुर्जर प्रतिहारास, पालास और राष्ट्रकूटास पावर में आए। इनके बीच में ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हुआ, इसमें गुर्जर प्रतिहारास सक्सेसफुल रहे, कन्नौज उनकी कैपिटल बना, कन्नौज का अपना सिग्निफिकेंस था, लेकिन इस ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल की वजह से ये कमजोर पड़ने लगे। गुर्जर प्रतिहारास जो हैं 836 से लेके ऑलमोस्ट 963 तक कन्नौज को अपने स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रख पाए, लेकिन उसके बाद में आप देखेंगे राष्ट्रकूटास के जो रिपीटेड अटैक्स हुए उससे गुर्जर प्रतिहारास का रैपिडली डिक्लाइन हुआ और ये बहुत छोटे से एरिया में रह गए। एंड अल्टीमेटली आप देखेंगे जब गजनाविद इन्वेजन हुआ द गुर्जर प्रतिहारा पावर वाज कंप्लीटली वाइप्ड आउट और उसके जगह पे न्यूमरस राजपूत किंगडम्स जिनकी हमने बात की उनका इमर्जेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। 10th से 12th सेंचुरी पीरियड को हम राजपूत पीरियड कहते हैं। अब ये राजपूत आपस में लड़ते रहते थे, पॉलिटिकल डिसयूनिटी, फ्रेगमेंटेशन एंड आप देखेंगे इंस्टेबिलिटी, दीज आर द डिफाइनिंग टर्म्स। इसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ टर्किश इन्वेडर्स को, है ना, मोहम्मद गौरी को। और आप देखेंगे कि 12th सेंचुरी के एंड में आपको 1191 फर्स्ट बैटल ऑफ तरायण, 1192 सेकंड बैटल ऑफ तरायण, सेकंड बैटल ऑफ तरायण में पृथ्वीराज चौहान थर्ड, दी चौहान रूलर who was controlling the territories of Ajmer, Delhi, Punjab, he was defeated. And it led to establishment of Turkish rule in case of India. बैटल ऑफ चंदावर के बाद में ये रूल जो है ये आपके वाराणसी तक पहुंच गया आफ्टर डिफीटिंग दी गढ़वाल्स ऑफ कन्नौज, जयचंद गढ़वाल। ये डेवलपमेंट्स हुए हैं 1200 सीई तक। दक्कन में क्या हुआ, राष्ट्रकूटास के बाद में चालुक्यास ऑफ कल्याणी या वेस्टर्न चालुक्यास 10th 11th सेंचुरी। और उसके बाद आप यहां पर क्या देखते हैं, आप यहां पे देखते हैं आपको यादव्स, ककात्यास एंड होयसालास देखने के लिए मिलते हैं। ककात्यास का रामप्पा टेम्पल यूनेस्को हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है, फ्लोटिंग ब्रिक्स की टेक्निक है। ककात्यास के बारे में हमें मार्को पोलो बताते हैं, रुद्रम्मा देवी वॉज द रूलर, फीमेल रूलर है। मोटूपल्ली पोर्ट के बारे में बताता है हमें मार्को पोलो। एंड होयसालास जो है अगर हम उनकी बात करें, उनका आर्किटेक्चर जो है वो यूनिक है, वेसर स्टाइल में या आपकी जो हाइब्रिड स्टाइल है ऑफ टेम्पल बिल्डिंग विच डेवलप्ड इन द दक्कन एंड विच वाज बेसिकली अ हाइब्रिड ऑफ द नागर एंड द नॉर्थ इंडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग एंड द साउथ इंडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग और द्रविडियन स्टाइल। नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग जिसकी शुरुआत गुप्ता पीरियड में हुई थी, आप देखोगे कि आपके जो चंदेलाज हैं बुंदेलखंड के, उनके समय ये पीक पे पहुंच गई। कंदरिया महादेव टेम्पल, वेस्टर्न स्टाइल्स भी डेवलप हुई, मरु गुजरातरा स्टाइल है, कलिंग स्टाइल है, आपके पहाड़ी एरियाज में एक अलग स्टाइल डेवलप हुई। सो राजपूत का जो कंट्रीब्यूशन है टेम्पल आर्किटेक्चर में वो अनपैरेलल्ड है। इस समय संस्कृत लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेजेस को जिस तरीके से पेट्रोनाइज किया गया, उनका जो डेवलपमेंट हुआ। चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज चौहान थर्ड के
कोर्ट पोएट थे। तो ये सब डेवलपमेंट्स आप यहां पे देख रहे हैं। दक्कन के डेवलपमेंट्स को भी हमने ट्रेस किया। बाय द एंड ऑफ 12th century, the Yadavs, Kakatiyas and Hoysalas were establishing themselves as major power in the Dakkan. अब बात करते हैं साउथ की। तो साउथ में हमने क्या देखा? साउथ में हमने देखा था कि किस तरीके से जो पल्लवाज हैं, जो तोंडाई मंडलम इस एरिया से रूल कर रहे थे, विच इज बेसिकली द एरिया बिटवीन द पेन्नर एंड द वेल्लर रिवर्स। देयर पावर डिक्लाइंड बाय 750 CE, और अब इनका डिक्लाइन शुरू हो चुका है जो बढ़ता जाएगा आगे। और उसके पीछे एक मेजर रीजन क्या है? पहले चालुक्यास ऑफ बादामी के अटैक और फिर राष्ट्रकूटास के कॉन्टिन्यूअस अटैक्स। इनका डिक्लाइन शुरू हुआ, राइट? इनका डिक्लाइन शुरू हुआ एंड आप यहां पे देखेंगे कि इसी का फायदा उठा के इनके जो फ्यूडेटरीज हैं, जो बेसिकली तंजौर के आसपास सर्व कर रहे थे, उन्होंने अपने आप को ऑटोनोमस पावर डिक्लेयर कर दिया और अपनी इंडिपेंडेंस को असर्ट किया। विजयालय इज द फाउंडर ऑफ द ग्रेट चोलास, और जिनको हिस्ट्री में हम इंपीरियल चोलास कहते हैं। ये बेसिकली जो संगम चोलास हैं, जो उरायूर चोला फैमिली है, उसी से आते थे। तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं संगम चोलास जो हैं दे वर नॉट ऑफ मच सिग्निफिकेंस आफ्टर द 3rd century CE। लेकिन लेटर ऑन आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि पल्लवास जो है उनकी, है ना, वो चोलास की जो छुटपुट टेरिटरी है उसको भी अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। अब पल्लवा पावर 550 से 750 के बीच में आप क्या देखेंगे? अपने पीक पे है। 750 के बाद में इनका पावर डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है और उसके पीछे मेजर रीजन है चालुक्यास ऑफ बादामी का अटैक, और उसके बाद में आप देखेंगे राष्ट्रकूटास का अटैक। अभी डिक्लाइन कंटिन्यू रहता है। इसी बीच में आप देखेंगे आदित्य फर्स्ट हुए, और आदित्य फर्स्ट जो है ये 897 CE में पल्लवास के जो लास्ट रूलर हैं अपराजित वर्मन, इसे हरा करके चोलास को एक इंडिपेंडेंट पावर के रूप में एस्टेब्लिश कर लेंगे। दे विल बिकम दी मेजर पावर इन द साउथ, है ना। तो आप यहां पर क्या देखेंगे कि चोलास विद देयर कैपिटल एट तंजावुर और तंजोर, दे विल रिप्लेस द पल्लवास। अब चोलास जो हैं आप देखेंगे कि 9th century से लेकर के 12th century के एंड तक दे विल डोमिनेट द अफेयर्स ऑफ द साउथ। यहां पे आपको प्रांतक फर्स्ट देखने के लिए मिलेंगे। सो विजयालय फाउंडर है। आदित्य फर्स्ट के टाइम पे फर्दर टेरिटोरियल एक्सपांशन हुआ है, पल्लवास की थ्रेट को खत्म किया गया। प्रांतक फर्स्ट के टाइम पे भी एक्सपांशन हुआ, लेकिन फिर हम देखते हैं यहां पर 948 CE में बैटल ऑफ तक्कोलम। बैटल ऑफ तक्कोलम में आप क्या देखते हैं? प्रांतक फर्स्ट वाज डिफीटेड बाय दी राष्ट्रकूटा रूलर कृष्णा थर्ड। यहां से चोलास को थोड़ा सा ब्रीफली एक स्लो फेज देखने के लिए मिलेगा। देन द पावर वाज रिवाइव्ड बाय राजराजा फर्स्ट एंड राजेंद्र फर्स्ट। आप देखेंगे राजराजा फर्स्ट एंड राजेंद्र फर्स्ट के टाइम पे मेजर टेरिटोरियल एक्सपांशन। ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ये इनके डायरेक्ट कंट्रोल में था, इंक्लूडिंग दी मॉलडीव्स। और ये जो पिंक एरिया आप देख रहे हैं, दिस वाज एरिया ऑफ देयर इन्फ्लुएंस, एरिया ऑफ देयर इन्फ्लुएंस। तो राजेंद्र फर्स्ट जो है उनके समय, जैसे मैंने आपसे कहा, जब महिपाल रूल कर रहे थे पाल डायनेस्टी के नॉर्थ में, महिपाल फर्स्ट, आप देखेंगे कि राजेंद्र फर्स्ट की जो आर्मी है वो गंगा तक पहुंच गई थी एंड महिपाल फर्स्ट वाज डिफीटेड, है ना। राजेंद्र फर्स्ट जो है ही टुक द टाइटल ऑफ गंगाईकोंडा चोलापुरम, गंगाईकोंडा चोलापुरम, चोला बेसिकली, एंड ही लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ द गंगाईकोंडा चोलापुरम सिटी। ठीक है, खुद टाइटल ये गंगाईकोंडा चोला, द कॉन्करर ऑफ गंगा, एंड जो सिटी है वो है गंगाईकोंडा चोलापुरम, जो इनकी सेकंड कैपिटल बनी, है ना। एंड इसके अलावा राजेंद्र फर्स्ट जो हैं उनके द्वारा श्रीविजया एम्पायर जो है साउथ ईस्ट में, एंड यहाँ पे जो आप कदम्स का रूल देख रहे हैं, है ना, इनको भी हराया गया और अपने जो मर्चेंट्स हैं उनके रास्ते क्लियर किए गए ताकि वो इजीली फार ईस्ट के साथ जो ट्रेड है उसको कैरी ऑन कर सकें, है ना, चाइना के साथ ट्रेड जो है वो कर पाए। एंड आप देखेंगे चाइना एम्बेसी जो है वो भी भेजी गई थी, है ना, भेजी गई थी बाय हुम? कुलोथुंगा फर्स्ट। ये वो चोला रूलर हैं जिनके द्वारा ट्रेड पे टैक्स जो है उसको माफ कर दिया गया था और इसीलिए इनको टाइटल दिया गया
सुंगम तविरथ चोला, सुंगम तविरथ चोला। राजा फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, देवर ग्रेट बिल्डर्स। इनके समय आप देखेंगे बृहदेश्वर टेम्पल जो है उसका कंस्ट्रक्शन हुआ। सो राजा राजेश्वर या बृहदेश्वर टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवा, बृहदेश्वर टेम्पल was constructed in 1010 CE by राजा फर्स्ट। राजेंद्र फर्स्ट ने उसी की कॉपी करके गंगाईकोंडा चोलेश्वर टेम्पल जो है उसको एस्टेब्लिश किया गंगाईकोंडा चोलापुरम में। दे वर ग्रेट बिल्डर्स। और द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, जहां पे आपको पिरामिडल विमान देखने के लिए मिलता है ना, आप देखेंगे असेंबली हॉल पे किसी भी तरीके का कोई टावर नहीं होता। ये जो टेम्पल आर्किटेक्चरल स्टाइल है, द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चरल स्टाइल, जो बेसिकली पल्लवा पीरियड में शुरू हुई थी, ये आप देखेंगे कि चोलास के समय अपनी पीक पर पहुंच जाती है, अपने पीक पर पहुंच जाती है। कुलोथुंगा थर्ड जो है ये इनके लास्ट पावरफुल रूलर रहे, और उसके बाद में आप देखोगे कि चोलास का डिक्लाइन शुरू हो जाता है ना, चोलास का डिक्लाइन शुरू हो जाता है। एंड अल्टीमेटली आप देखोगे कि पांड्यास जो हैं वो खुद को यहां पर एस्टेब्लिश करेंगे, पांड्यास जो हैं वो खुद को यहां पर एस्टेब्लिश करेंगे। पांड्यास जो है उनको पहले खिलजीज हराएंगे एंड कंट्रोल में लिया जाएगा। फिर आप देखेंगे तुगलक्स के समय यहां पर मदुरई सल्तनत जो है उसकी फाउंडेशन को रखा जाएगा, मदुरई सल्तनत की फाउंडेशन को रखा जाएगा। तो इस तरीके से साउथ में फर्दर डेवलपमेंट्स होंगे, है ना। तो 12th सेंचुरी तक आप यहां पर क्या देख रहे हैं, चोलास वर डोमिनेटिंग द अफेयर्स, बट उसके बाद उनका पावर डिक्लाइन होने लगेगा एंड पांड्यास विल सक्सीड देम। चोला रूलर्स रिलीजियसली बहुत टॉलरेंट थे। इस पीरियड में आप देखोगे तमिल लिटरेचर में सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ है, आर्किटेक्चर के स्टाइल में सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ है, आपको पेंटिंग में डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा। एंड दी चोला रूलर्स पेट्रोनाइज्ड दी भक्ति सेंट्स, है ना, पेट्रोनाइज्ड दी भक्ति सेंट्स। साउथ इंडिया में पल्लवास और चोलास का ये जो टाइम पीरियड है 7 से 10 सेंचुरी सी, दिस इज द पीरियड ऑफ भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट वाज एट इट्स पीक, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा यहां पे ध्यान रखना है। और भक्ति मूवमेंट क्या चाह रहा था, हिंदू धर्म में और सोसाइटी में रिफॉर्म, ह्यूमैनिज्म, इक्वालिटी, सिंपल रिलीजन। नाउ अब हमने यहां पर कंप्लीटली जो पिक्चर है उसे डिस्कस कर लिया है कि 750 से 1200 सी जो अर्ली मिडीवियल पीरियड है उसमें किस तरीके से इवेंट्स अनफोल्ड हुए, है ना, किस तरीके से इवेंट्स अनफोल्ड हुए। एक बार इसको यहां पे रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। तो आप यहां पर क्या देखेंगे, गुर्जर प्रतिहारास, इसके बाद यहां पे राजपूत्स, और इसी पीरियड में पहले गजनाविद इन्वेजन इन द 11th सेंचुरी, बस उसका पर्पस लूट था। और आप देखेंगे इसके बाद में यहां पर घुरिद इन्वेजन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टर्किश रूल इन गैंजेटिक प्लेन्स, ये आप देख रहे हैं। इधर आप क्या देखेंगे, पाल डायनेस्टी जो है इट वाज रिप्लेस्ड बाय द सेन डायनेस्टी। राष्ट्रकूटास जो हैं दे वर सक्सीडेड बाय द वेस्टर्न चालुक्यास और द कल्याणी चालुक्यास एंड अल्टीमेटली यादव्स, काकात्यास एंड द होयसालास इन द डेक्कन, है ना। ये पावर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। और अगर हम साउथ की बात करें तो आप यहां पर क्या देखेंगे, ये नॉर्थ ईस्ट में हो गया, ये आपका दक्कन में हो गया। अगर हम साउथ की बात करें तो आप यहां पर क्या देखेंगे, साउथ में आपको यहां पे इंपीरियल चोलास जो हैं वे देखने के लिए मिलते हैं, है ना। इंपीरियल चोलास जो हैं दे विल बी दी रूलिंग डायनेस्टी, अल्टीमेटली दे विल बी सक्सीडेड बाय द पांड्यास इन द 13th सेंचुरी, दी पांड्यास। तो आई होप दिस पिक्चर इज क्लियर, है ना, ये पिक्चर क्लियर है। अब जो आपका लेटर मिडीवियल पीरियड है यानी बेसिकली 1200 से 1707 सी, इसमें सबसे पहले हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं। और दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक, दैट इज टिल दी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत।
अब थोड़ा सा दिल्ली सल्तनत जो है एंड टर्किश रूल जो है उसका बैकग्राउंड देखते हैं। तो आप यहां पर क्या देखेंगे, इस्लाम वॉज बॉर्न एज अ रिलीजन इन दी 7th सेंचुरी, और उसी के साथ में इस्लाम जो है वो रैपिडली स्प्रेड होने लगा एंड इस्लामिक रूलर्स जो हैं वो अपनी टेरिटरीज को भी एक्सपांड करने लगे। यहाँ पे हमें रशीदून खलीफेट, उमायद खलीफेट जो है वो देखने के लिए मिलेंगे शुरुआत में। अब इन उमायद का ही एक गवर्नर था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो इराक वाले एरिया में था, आप देखेंगे कि इसने सिंध पर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया आफ्टर दी बैटल ऑफ अरोड। दरअसल 711 के इस बैटल ऑफ अरोड में, 711 712 सी के इस बैटल ऑफ अरोड में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध का जो रूलर है दहीर, हिंदू रूलर, उसे हराया और यहां पे इस्लामिक रूल को एस्टेब्लिश किया। अब इसके बाद में ये जो इस्लामिक इन्वेडर्स हैं, दे वर कॉन्टिन्यूसली ट्राइंग टू मार्च फर्दर इनटू इंडिया, बट गुजर प्रतिहारा रूलर जो है नागभट्ट फर्स्ट एंड जो बाकी गुजर प्रतिहारा रूलर्स रहे, they played a very important role in stopping these invasions and the further march of the Islamic invaders or the Arabic invaders। ठीक है, now इसके बाद आप क्या देखते हैं, आप देखते हैं वहां पे कुछ और डेवलपमेंट्स हुए, है ना। अब्बासिद खलीफेट एस्टेब्लिश हुआ, अब्बासिद खलीफेट जो है वो कमजोर पड़ने लगा, और इस तरीके से आप देखेंगे कि जो गजनी वाला एरिया है अफगानिस्तान में, यहां पे महमूद जो है ही केम इनटू पावर। महमूद सेंट्रल एशिया में अपना एक एम्पायर एस्टेब्लिश करना चाहता था और उसके लिए उसको पैसा चाहिए था, तो उसने अपनी तरफ देखा, है ना, अपने ईस्ट तरफ, इंडिया की तरफ देखा, और उसने रियलाइज किया कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉलिटिकल डिसयूनिटी है, आपस में लड़ाई करते रहते हैं, है ना, इंस्टेबिलिटी है, इसका फायदा उठाया जा सकता है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि 1008-1009 में इन्होंने आपके नॉर्थ वेस्ट में पेशावर से जो है ना हिंदू शाही रूलर रूल कर रहे थे, आनंद पाल शाही, उन्हें हराया इन द बैटल ऑफ वाहिंद। वाहिंद इज पेशावर ओनली। सो बैटल ऑफ वाहिंद 1008-1009 was fought between महमूद ऑफ गजनी एंड द हिंदू शाही रूलर आनंद पाल शाही, इन्हें हराया। और उसके बाद में आप देखेंगे कि नॉर्थ वेस्ट के दरवाजे खुले थे, राजपूत आपस में लड़ने में बिजी थे। इसका फायदा उठा करके महमूद ऑफ गजनी ने 17 रेड्स कंडक्ट की और ये यहां के टेंपल्स को लूट करके ले गया। इसके बाद में एक ब्रीफ पीरियड के लिए इन्वेशंस रुक गए बिकॉज ऑफ द इवेंट्स दैट वर अनफोल्डिंग इन वेस्ट एशिया एंड द सेंट्रल एशिया। लेकिन फिर आप यहां पे देखते हैं कि मोहम्मद गौरी जब ये गजनी से रूल करना शुरू करेगा, उस टाइम पे एक बार फिर से आपको इन्वेशंस देखने के लिए मिलेंगे। इसने सबसे पहले आपका जो गुजरात है ना, गुजरात जो है यहां से आने की कोशिश की थी, बट दिस इज कंप्लीटली मार्शी लैंड, दिस कच्छ एरिया। और आप यहां पे क्या देखेंगे, इसकी आर्मी जो है उसका बैंड बच गया, बहुत कम लोग जो है वो बच करके लौटे। और यहां पे आप देखोगे कि जो सोलंकी रूलर हैं मूलराज, उनका एक इंपॉर्टेंट रोल रहा। सो द सोलंकीज ऑफ द गुजरात डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन 1178 सी। लेकिन मोहम्मद इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। उसकी एम्बिशन थी कि वेस्ट की तरफ और सेंट्रल एशिया में, वेस्ट एशिया सेंट्रल एशिया में कंप्लीटली टर्मोइल्ड सिचुएशन है, इंडिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बट ये हमारे फेवर में काम कर सकती है और यहाँ पे वेल्थ भी है, इसीलिए वो इंडिया में अपने रूल को एस्टेब्लिश करना चाहता था। सो ही हैड टेरिटोरियल एम्बिशंस इन इंडिया, हु मोहम्मद गौरी, अनलाइक महमूद ऑफ गजनी। फिर इसने क्या किया, इसने यहाँ पे बेसिकली 1186 में पहले पंजाब जो है उसे इन्वेट किया, यहाँ पे गजनावीज के कुछ सक्सेसर से उनको हरा के आगे बढ़ा, है ना, आगे बढ़ा। और 1191 में हम देखते हैं द फर्स्ट बैटल ऑफ तरायण बिटवीन पृथ्वीराज चौहान थर्ड एंड दी घुरिद फोर्सेस। पृथ्वीराज चौहान ने इनको हरा दिया, लेकिन फिर सेकेंड बैटल ऑफ तरायण हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान थर्ड हार गए। और आप देखेंगे कि पंजाब, दिल्ली, अजमेर, ये जो एरिया है, यहां पे टर्किश रूल एस्टेब्लिश हो गया।
कुतुबुद्दीन ऐबक को इंडियन टेरिटरीज का गवर्नर अपॉइंट किया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक बेसिकली स्लेव था और मिलिट्री कमांडर भी मोहम्मद गौरी का। इसने फर्दर एक्सपांशन किया, पोजीशन को स्ट्रॉन्ग किया। फिर 1194 में गौरी लौट करके आया, जयचंद गढ़वाल जो है उन्हें हराया इन द बैटल ऑफ चंदावर। और आप देखेंगे कि अब टर्किश रूल जो है वो एस्टेब्लिश हो चुका था आपके वाराणसी तक, काशी तक। लेकिन 1206 में मोहम्मद गौरी की डेथ हो गई और उसके जो गवर्नर्स हैं उनके बीच में ये सवाल उठा कि इंडियन टेरिटरीज को कौन कंट्रोल करेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन कॉन्करिंग टेरिटरीज, एस्टेब्लिशिंग द कंट्रोल ऑफ द टर्क्स फर्मली इन दी गैंजेटिक प्लेन्स। सो उसको लगा कि ये भाई मेरा कंट्रीब्यूशन है और इसका फायदा मुझे मिलना चाहिए। आप देखेंगे ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट रूलर, लेइंग डाउन द फाउंडेशन ऑफ द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत, जिसे हम स्लेव डायनेस्टी कहते हैं, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का स्लेव था। इसे मामलुक डायनेस्टी भी कहा जाता है, क्योंकि मामलुक जो है वो बेसिकली वो स्लेव्स थे जिनको मिलिट्री पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो यहां पे आप कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश का रोल है ना, रोल देखेंगे। सो आप देखेंगे इल्तुतमिश इज कंसिडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। रजिया सुल्ताना, बलबन, इनका रूल आप देखेंगे। एंड इसी के साथ में आप यहां पे देखेंगे सूफिज्म जो है इट बिकेम पॉपुलर इन केस ऑफ इंडिया, है ना। सूफिज्म बिकेम पॉपुलर इन इंडिया। आप यहां पे ख्वाजा बख्तियार काकी जो हैं उनके बारे में देखते हैं। और आप देखेंगे कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है उन्हीं को कुतुबुद्दीन मीनार डेडिकेट की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सो सूफिज्म की बात आप कर सकते हैं। और आप देखेंगे सूफिज्म में भी जो चिश्ती सिलसिला है या चिश्ती स्कूल है जो काफी लिबरल थी, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर रही, जिससे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी आते थे, द स्पिरिचुअल गुरु ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। आप यहां पे देखेंगे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर जो है उसकी शुरुआत यहां से हो रही है। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की शुरुआत यहां से हो रही है। बेस्ट एग्जाम्पल है आपका कुतुब मीनार। इसके अलावा आप देखेंगे 2.5 दिन का झोपड़ा है ना, ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। या आपकी क्वातुल इस्लाम मॉस्क है दिल्ली में, ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, बट इनको बनाया गया था जो पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं उनको तोड़ करके। ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। सो कुतुब मीनार। एंड इसके अलावा आप देखेंगे बलबन का जो टुम्ब है, यहां पे हमें फर्स्ट ट्रू आर्च देखने के लिए मिलती है। तो आप क्या देखेंगे, यहां पे जो आर्क्वेट स्टाइल है ऑफ आर्किटेक्चर वो डेवलप हो रही है, जिसमें आपको आर्चेस, डोम्स देखने के लिए मिलेंगे, राइट। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल जो है वो सूफिज्म। इसी के साथ साथ में पर्शियन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो आप देखोगे पर्शियन जो लैंग्वेज है उसमें काफी ज्यादा डेवलपमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्लेव डायनेस्टी से कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, इल्तुतमिश हैं, रजिया सुल्तान है ना। उसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे बलबन, दीज आर इंपॉर्टेंट रूलर्स। इसी समय 1240 से आप देखोगे मंगोल्स के इन्वेजन्स भी शुरू हो जाते हैं नॉर्थ से। धीरे धीरे स्लेव डायनेस्टी कमजोर पड़ने लगती है और आप देखेंगे कि खिलजी डायनेस्टी की फाउंडेशन रखते हैं जलालुद्दीन खिलजी। लेकिन खिलजीज में अलाउद्दीन खिलजी जो हैं वो इंपॉर्टेंट रहे। अलाउद्दीन खिलजी के समय न केवल टेरिटोरियल एक्सपांशन हुआ, और आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट एंटायर नॉर्दर्न इंडिया जो है ये खिलजीज के कंट्रोल में आ गया। और इसी के साथ साथ में यादव्स के यहाँ पे रेड कंडक्ट की गई, है ना। आपके ककात्यास के यहाँ पे, होयसालास के यहाँ पे, पांड्यास के यहाँ पे, एंड दे वर मेड टू एक्सेप्ट द पैरामाउंसी और सुप्रेमेसी ऑफ द खिलजी डायनेस्टी। आगे चल के आप देखोगे कि ये जो टेरिटरी है यादव्स ऑफ देवगिरी की, इसको तो अनेक्स भी कर लिया गया और खिलजी टेरिटरीज में शामिल कर लिया गया। तो रैपिड एक्सपांशन ऑफ टेरिटरी आप देखेंगे इस पीरियड में खिलजी डायनेस्टी के समय। और आप देखेंगे कि खिलजी डायनेस्टी जो है इसमें अलाउद्दीन खिलजी के जो मार्केट रिफॉर्म्स हैं वंडरफुल, और ये मार्केट रिफॉर्म्स किए गए थे उसके मिलिट्री नीड्स के वजह से। तो इंटरनली भी आप देखोगे कि टेरिटोरियल एक्सपांशन है एंड लोकल रूलर से थ्रेट है ना, तो उससे डील करना है। और उसके अलावा आप क्या देखेंगे,
मंगोल्स का इन्वेशन। इसके वजह से इसको अपनी मिलिट्री जो है उसको एक्सपांड करना था। ही वांटेड टू हैव अ लार्ज परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी एट द सेंटर, जिसको कैश में पे किया जाए। अब उसको बहुत ज्यादा पे नहीं कर सकते, इन्फ्लेशन हो जाएगा, तो प्राइसेस को कंट्रोल करना है, मार्केट रिफॉर्म। अलाउद्दीन खिलजी के जो कैंपेन्स हैं, मिलिट्री कैंपेन्स, उन्हें अमीर खुसरो जो हैं, टूटी ए हिंद कहा जाता है इन्हें, है ना, जिन्होंने हिंदवी जो है उसमें लिखना शुरू किया। अमीर खुसरो जो है उन्होंने एक बुक लिखी है ख्वाजाए उल फतह, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के मिलिट्री कैंपेन्स को कवर किया गया है। उसके बाद आप देखते हैं तुगलक डायनेस्टी, गियासुद्दीन तुगलक ने इसकी फाउंडेशन को रखा, है ना। बंगाल को तुगलक टेरिटरीज में इंक्लूड किया गया, ककातियास की जो टेरिटरीज हैं उन्हें तुगलक की टेरिटरी में इंक्लूड किया गया, पांड्यास की टेरिटरी को इंक्लूड किया गया। तो आप देखेंगे कि रैपिड एक्सपांशन ऑफ टेरिटरी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ घियासुद्दीन तुगलक एंड मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन ये जो रैपिड एक्सपांशन है, इसकी वजह से इनका डिक्लाइन भी शुरू होगा। लिमिटेड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की मींस के वाया आप नॉर्थ में बैठ के साउथ को कंट्रोल नहीं कर सकते, साउथ में बैठ के नॉर्थ को कंट्रोल नहीं कर सकते। सो तुगलक डायनेस्टी जो है ये दरअसल दिल्ली सल्तनत की लॉन्गेस्ट सर्विंग डायनेस्टी है, जो 94 ईयर्स तक रूल करेगी। और आप देखेंगे यहां पे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे दिल्ली सल्तनत का पावर अपने पीक पे भी पहुंचेगा और उसका डिक्लाइन भी शुरू होगा। डिक्लाइन में एक रीजन क्या है? एक रीजन है ज्योग्राफिकल ओवर एक्सटेंशन, और उसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक की जो पॉलिसीज हैं, उसके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, जैसे कि दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल शिफ्ट करना, पूरी जनता को साथ में लेके, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को साथ में लेकर के, कैसे आप नॉर्थ को कंट्रोल करोगे आप दौलताबाद में बैठ के, तो उसको वापस से दिल्ली जाना पड़ा। उसके बाद में आप देखोगे टोकन करेंसी इशू की गई, क्योंकि दुनिया भर में सिल्वर की कमी थी, बट यहां पे जो फॉर्जरी है उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, है ना, सफर करेगा। इसके बाद आप देखोगे कराची एक्सपीडिशन है, खुरासन एक्सपीडिशन है, सब फेल, है ना, दे ऑल एंडेड इन अ फेल्योर। धीरे धीरे आप देखोगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के अगेंस्ट जगह जगह पे है ना रिवोल्ट्स एंड रेबेलियंस होने लगे। और इसी समय आप देखेंगे 1336 में विजयनगर की फाउंडेशन को रखा जाएगा। विजयनगर, जिसकी कैपिटल विजयनगर सिटी थी, बाय हरिहर फर्स्ट एंड बुक फर्स्ट, दो भाई जो सांगमा डायनेस्टी से आते थे, उनके द्वारा विजयनगर सिटी, हम्पी जो है वो इनकी कैपिटल रही, हम्पी पंपा देवी से आता है, जो बेसिकली गॉडेस पार्वती का रूप है, और कहा जाता है कि ये जो आपकी एंटायर टेरिटरी है तुंगभद्रा के साउथ में, इट बिलोंग्स टू गॉडेस पंपा। हरिहर फर्स्ट को सपना आया था, पंपा देवी ने कहा था कि आप तुंगभद्रा के सदर्न बैंक्स पे अपनी कैपिटल सिटी की फाउंडेशन को रखें और एक एम्पायर को बिल्ड करें, मेरे बिहाफ पे आप इस एरिया को गवर्न करें। आप देखेंगे यहां पे विरूपक्ष टेम्पल हम्पी भी आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। सो विरूपक्ष भगवान शिव का अवतार है। सो विजयनगर की फाउंडेशन को रखा गया 1336 में। बहुत जल्दी आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे 1347 में यहां पे आपको बहमनी सल्तनत जो है वो देखने के लिए मिलेगी, जिसकी फाउंडेशन हसन गंगू ने रखी या अलाउद्दीन बहमन शाह ने रखी। सो बहमनी किंगडम, इसी के साथ साथ में विजयनगर किंगडम जो है इनकी फाउंडेशन को रखा गया है अपर डेक्कन में, एंड आपका जो लोअर डेक्कन वाला पोर्शन है उसमें, बहमनी नॉर्थ में एंड विजयनगर जो है वो साउथ में। बट कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। फिरोज शाह तुगलक के समय आप देखेंगे कि यहां पे जो शर्की रूलर्स हैं जौनपुर के, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देंगे। बंगाल इंडिपेंडेंट हो चुका था, गुजरात इंडिपेंडेंट हो जाएगा, है ना। मालवा में जो तुगलक्स के गवर्नर्स हैं उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, सिंध इंडिपेंडेंट हो गया। और इस तरीके से आप देखोगे कि फिरोज शाह तुगलक का जब समय खत्म होगा तब आपकी दिल्ली सल्तनत का डिसइंटीग्रेशन शुरू हो चुका है।
अब यहां पे आप क्या देखेंगे, 1398 में तैमूर का इन्वेजन होता है, द मंगोल रूलर, एंड इट वाज अ मेजर ब्लो टू द पावर ऑफ द तुगलक्स। इसके बाद सैयद डायनेस्टी यहां पे रूल करेगी बहुत ही ब्रीफ पीरियड के लिए, और ये सैयद जो हैं इनको कुल्हा दरन्स भी कहा जाता है, जो कॉनिकल कैप्स पहनते हो, और माना जाता है कि सैयद जो हैं ये बेसिकली प्रॉफिट मोहम्मद के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं, उनकी बेटी फातिमा से। लास्ट रूल है ना, जो लास्ट रूलिंग डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत की, वो है लोदी डायनेस्टी, जिसकी फाउंडेशन बहलोल खान लोदी ने रखी। यहां पे सिकंदर लोदी भी हुए, और उसके बाद में लास्ट रूलर है इब्राहिम लोदी। नाउ इब्राहिम लोदी जो है ही वाज क्वाइट अनपॉपुलर अमंग हिज ऑफिशियल्स, और ऐसे में जो बेसिकली आपके नॉर्थ वेस्ट में है ना, बीपलपुर लाहौर का गवर्नर था, उसके द्वारा एक चिट्ठी लिखी गई, किसे, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को। कहा गया कि आप तैमूर के डिसेंडेंट हैं, तैमूर के कंट्रोल में एटलीस्ट पंजाब वाला एरिया था, तो इस एरिया पे आपका कंट्रोल है, इस पे आपका राइट है, आप चाहें तो यहां कंट्रोल एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और फिर यह भी कहा कि इब्राहिम लोदी जो है वो बहुत ज्यादा अनपॉपुलर है। तो जो बेसिकली आपका लाहौर का गवर्नर है दौलत खान लोदी, उसने चिट्ठी लिखी बाबर को, जो काबुल में बैठा था गरीबी से परेशान और इंडिया की तरफ ताक रहा था। उससे कहा गया कि आपकी जरूरत है, आइए, इब्राहिम लोदी बहुत कमजोर है, उसके ऑफिशियल्स उसे पसंद नहीं करते, और पंजाब तो तैमूर के कंट्रोल में रहा था, तो राइटफुली आपका हुआ। और आप देखेंगे इसके बाद दी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस इन 1526। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके, उसे मार करके यहां पे मुगल डायनेस्टी की फाउंडेशन को रखा। और इसमें आप देखेंगे कि बाबर की विक्ट्री के पीछे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, उसकी जो सुपीरियर आर्टिलरी है वो भी एक मेजर फैक्टर है, और जिस तरीके से उसने अपने फोर्सेस को ऑर्गेनाइज किया था, तुलुगमा, इसके अलावा अरबा, ये जो मिलिट्री इनोवेशंस हैं, आर्टिलरी का एक्सटेंसिव यूसेज। सो गन पाउडर बाबर से पहले भी हिंदुस्तान में आ चुका था। महमूद गवन जो बेसिकली बहमनी सल्तनत का प्राइम मिनिस्टर रहा, उनके रूलर मोहम्मद शाह थर्ड के समय, उसने यहां पे गन पाउडर को इंट्रोड्यूस किया था, बट बाबर ने गन पाउडर को पॉपुलराइज किया एंड द यूसेज ऑफ गन पाउडर इन आर्टिलरी। सो सुपीरियर आर्टिलरी, तुलुगमा, अरबा, एंड बाबर वॉज अ ग्रेट कमांडर। उसके वजह से वो यहां पे मुगल डायनेस्टी की फाउंडेशन को रख पाए। तो मुगल मंगोल शब्द से आया है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे की कहानी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप यहां देख सकते हैं कि किस तरीके से रीजनल पावर्स का इमर्जेंस हुआ है ना, इन बिटवीन 1336 टू द एंड ऑफ द तुगलक डायनेस्टी, है ना। नाउ विजयनगर और बहमनी किंगडम, हमें पता है इनकी फाउंडेशन तब रखी गई जब नॉर्थ में मोहम्मद बिन तुगलक रूल कर रहे थे। 1336 में विजयनगर सिटी की फाउंडेशन को रखा गया, एंड 1347 में आप देखेंगे कि अलाउद्दीन हसन शाह जो है उसने गुलबर्ग को अपनी कैपिटल बनाया और यहां से रूल करना शुरू किया। राइट, गुलबर्ग को अपनी कैपिटल बनाया और यहां पे बहमनी सल्तनत की फाउंडेशन को रखा। अब ये जो विजयनगर और बहमनी किंगडम्स हैं, इनमें आपस में कॉन्स्टेंटली कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था कुछ एरियाज को लेकर के, जिससे दोनों ही कमजोर भी हो जाएंगे। इसमें एक है आपका रायचूर दोआब। रायचूर दोआब बेसिकली आप देखेंगे कि आपकी जो कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर्स हैं उनके बीच का पोर्शन है, एंड इसे साउथ का राइस बोल कहा जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा फर्टाइल है। इसके अलावा आप देखोगे कि जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, है ना, वेस्टर्न कोस्ट पे, इनके लिए ईस्टर्न कोस्ट पे जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन जैसा जो फर्टाइल है ना एरिया है, इसके लिए, तो फर्टाइल एरियाज के लिए और पोर्ट्स के लिए बेसिकली लड़ाई हो रही थी, एक्सेस टू द वेस्टर्न कोस्ट। अब इसमें आप क्या देखेंगे कि विजयनगर जो है फॉर मोस्ट ऑफ द पीरियड, है ना, आप देखेंगे विजयनगर जो है इट वाज बेसिकली रूलिंग
द एंटायर एरिया साउथ ऑफ द तुंगभद्रा रिवर, साउथ ऑफ द तुंगभद्रा रिवर। और उनके नॉर्थ में दक्कन में आपको बहमनी सल्तनत देखने के लिए मिलेगी। लेकिन हुआ क्या, 1525 में जब विजयनगर के रूलर थे महाराजा कृष्णदेव राय, जो बेसिकली टुलुवा डायनेस्टी के थर्ड रूलर थे, वे जब रूल कर रहे थे उस समय यहां पे नॉर्थ में आपको बहमनी सल्तनत का डिसइंटीग्रेशन देखने के लिए मिलेगा। सो बाय 1525 दी बहमनी सल्तनत वॉज डिसइंटीग्रेटेड और यहां पे आपको देखने के लिए मिलेगी सक्सेसर दक्कनी सल्तनत, है ना, अहमदनगर, यहां पे बीजापुर, यहां पे गोलकोंडा, है ना, यहां पे बीदर, यहां पे बेरार, 5 सक्सेसर दक्कनी सल्तनत। अब नॉर्थ में 5 सक्सेसर दक्कनी सल्तनत है और यहां पे विजयनगर है ना, यहां पे विजयनगर है। एंड ध्यान रखिएगा इस समय तक 1498 हो चुका है, यानी पोर्चुगीज जो हैं उन्होंने आना शुरू कर दिया है। 1498 वास्को डी गामा कैलिकट पहुंचे थे, इसको आपको नोट करना है। सो पोर्चुगीज भी यहां पे आ चुके हैं सीन में, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो विजयनगर है, बहमनी है, पोर्चुगीज भी हैं यहां पे। विजयनगर और बहमनी में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, बहमनी सल्तनत का डिसइंटीग्रेशन हुआ, है ना, और दक्कनी सल्तनत थोड़ी कमजोर पड़ने लगी क्योंकि आपस में लड़ती रहती थी। और इसका फायदा उठाया महाराजा कृष्णदेव राय के जो सन इन लॉ हैं आलिया रमा राय, उन्होंने इनको आपस में लड़वाना शुरू कर दिया और पोर्चुगीज से कहा कि आप इनको हॉर्सेस की जो सप्लाई है उसको भी रोक दीजिए। तो इस तरीके का काम जो है वो कुछ हो रहा था। अब 1565 में ये जो सक्सेसर दक्कनी सल्तनत हैं इनको ये बात समझ आ गई और अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा इन्होंने मिल करके विजयनगर पे अटैक कर दिया। 1565 में द कैपिटल ऑफ विजयनगर, द विजयनगर सिटी हम्पी वाज कंप्लीटली रैंसैक्ड एंड दिस वाज द बैटल ऑफ तल्लीकोटा, बन्नीहट्टी और राक्षस तंगड़ी। इसके बाद विजयनगर का डिक्लाइन आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना, रैपिड डिक्लाइन आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। एंड आपको सक्सेसर नायक स्टेट्स जो हैं वे देखने के लिए मिलेंगे। यहां पे नायक्स बेसिकली विजयनगर के मिलिट्री कमांडर्स थे एंड दे हैड बीन गिवन लैंड ग्रांट्स इन रिटर्न फॉर देयर सर्विसेज टू द स्टेट। आप देखेंगे आगे चल के इन्होंने अपनी अपनी टेरिटरीज में अपने आप को ऑटोनोमस रूलर डिक्लेयर कर दिया और इंडिपेंडेंट स्टेट्स की फाउंडेशन को रखा, जैसे नायक्स ऑफ मदुरई। उधर इन दक्कनी सल्तनत का क्या हुआ, है ना, इन दक्कनी सल्तनत का क्या हुआ उसको हम देखेंगे। विजयनगर के बारे में आप देखेंगे कई सारे जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे आप यहां पे देखेंगे इब्न बतूता, है ना, निकोलो दी कॉन्टी, है ना, अब्दुल रजाक हैं, या फिर आप यहां पे देखेंगे बारबोसा पेज जो महाराजा कृष्णदेव राय के समय भारत पहुंचे, या न्यूनीज हैं जो अच्युत देव राय के समय भारत पहुंचे। सो ये जो आपके इटालियन एंड पोर्चुगीज, है ना, अरेबियन ट्रैवलर्स हैं, ये काफी सारी इंफॉर्मेशन हमें विजयनगर के बारे में देते हैं, विजयनगर के रूलर्स की पर्सनालिटीज के बारे में, विजयनगर सिटी के ग्रैंडियोर के बारे में, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देते हैं। विजयनगर के जो रूलर्स हैं उनका एक स्पेशल कंट्रीब्यूशन है टू आर्किटेक्चर। और आप देखेंगे महाराजा कृष्णदेव राय के समय से जो एंट्रेंस गेटवेज हैं वो काफी ह्यूज होने लगे और इनको राय गोपुरम्स कहा जाने लगा। कल्याण मंडप, है ना, अम्मा श्राइन, ये सब फीचर्स आपको टेंपल्स में देखने के लिए मिलेंगे। तो कल्याण मंडप में दरअसल स्पेशल ओकेजन्स पे टेंपल के जो मेन गॉड हैं और गॉडेसेस हैं उनकी शादी ऑर्गेनाइज की जाती थी। अम्मा श्राइन जो मेन गॉड है उसकी वाइफ को डेडिकेटेड श्राइन थी। सो राय गोपुरम्स, राइट, राय गोपुरम, अम्मा श्राइन, इसके अलावा आपका कल्याण मंडप, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं इस पीरियड के टेंपल्स के। आप यहां पे और क्या देखेंगे, आप यहां पे देखेंगे एलाबोरेट रिच कार्विंग, ग्रेनाइट से टेंपल्स जो हैं वे बनाए जा रहे थे। आपको यहां पे इस्लामिक इन्फ्लुएंस भी देखने के लिए मिलेगा टेंपल आर्किटेक्चर में, टेंपल कॉरिडोर्स में, जिनको प्राक्रम्स कहा जाता है। एनी हाउ कभी डिटेल में जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। सो विजयनगर, है ना, एंड आप देखेंगे बहमनी की हमने बात की। सो बहमनी सल्तनत जो है उसकी फाउंडेशन किस तरीके से रखी गई,
किस तरीके से बहमनी सल्तनत का डिक्लाइन शुरू हुआ, सक्सेसर स्टेट्स जो हैं अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बेरार, बीदर, ये एमर्ज हुए, इनकी बात हमने की है। और आप देखेंगे 1565 के बैटल की भी बात हमने की। जब बाबर का अटैक हुआ अप्रैल 1526, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, तब हिंदुस्तान की सिचुएशन कुछ ऐसी थी। यहां पर आप क्या देखेंगे, विजयनगर प्रेजेंट था, यहाँ पे जो दक्कनी सल्तनत है वे प्रेजेंट थी, यहाँ पे गुजरात की सल्तनत, यहाँ मालवा की सल्तनत, यहाँ बंगाल सल्तनत प्रेजेंट थी, राजपूत जो है वो इंडिपेंडेंट हो चुके थे, सिंध जो है यहाँ पे एक अलग सल्तनत आपको देखने के लिए मिलेगी। और आप देखेंगे कि मोटा मोटा केवल ये जो एरिया है ये लोधीज के कंट्रोल में था। दिस एरिया दिस वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द लोधीज। इब्राहिम लोधी अनपॉपुलर है और आप क्या देखेंगे, आप यहां पे देखेंगे कि उसके ऑफिशियल्स उसको हेट करते थे। इसी के साथ में राणा सांगा जो है मेवाड़ के, वो भी उससे नफरत करते थे। मालवा के जो रूलर्स हैं, राजपूत रूलर्स, वो भी उससे नफरत करते थे। जैसे चंदेरी के मेदिनी राय, ही यूज्ड टू हेट इब्राहिम लोधी। और उधर इसका खुद का जो गवर्नर है लाहौर का, दौलत खान लोधी, उसने चिट्ठी लिख दी, बाबर आ गया है ना, उसकी शुरू से ही नजर थी भारत पे, प्रॉस्पेरस है, वहां काबुल की पावर्टी है, इतनी ज्यादा इंस्टेबिलिटी है, क्यों ना इस सिचुएशन का फायदा उठाया जाए। और बाबर को लगता था हिंदुस्तान न सही, कम से कम पंजाब तो उसका है। और दौलत खान लोधी ने उसके विश्वास को और बढ़ा दिया। और इस सिचुएशन में आप देखते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है 21 अप्रैल 1526। यहां पे इब्राहिम लोधी बाबर के द्वारा हराया जाता है और मुगल डायनेस्टी की फाउंडेशन को हिंदुस्तान में रखा जाता है। लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं थी। बाबर को इसके बाद में राणा सांगा से डील करना पड़ा, जिनको उन्होंने बैटल ऑफ खानवा में हराया। मेदिनी राय जो हैं चंदेरी के, उनसे लड़ाई लड़नी पड़ी, उनको हराया गया। और अफगान जो हैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, ईस्टर्न यूपी, बिहार में, दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द रूल ऑफ द मुगल्स। इनके साथ में भी एक सुलह की गई आफ्टर द बैटल ऑफ घाघरा। बट बाबर की जो अनटाइमली डेथ है उसने सारी चीजों को खराब कर दिया। अब हुमायूं जो है वो गद्दी पर बैठे। मुगल्स में एक ट्रेडिशन था, मंगोल्स में एक ट्रेडिशन था कि रूलर की डेथ के बाद एम्पायर को जो उसके बेटे हैं उनमें डिवाइड कर दिया जाता है। लेकिन बाबर इसके खिलाफ था। लेकिन उसने कहा था कि अपने जो भाई हैं उनसे सिंपैथेटिकली डील करना। किससे कहा था? हुमायूं से। तो यहां पे हुमायूं अपने रिलेटिव से भी डील कर रहा है, अपने भाइयों से भी डील कर रहा है, उनके ट्रबल से भी डील कर रहा है। और ईस्ट में आप देखोगे जो अफगान्स हैं उन्होंने उसके नाक में दम कर रखा था। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे, राजपूत, गुजरात का जो रूलर है एंड इसके अलावा जो ईस्ट में अफगान्स हैं इन्होंने इसकी नाक में दम कर रखा था। और इसने सोचा सबसे पहले यहां पे जो ये मल्टीपल थ्रेट्स हैं, है ना, इनमें से मैं डील करूंगा अफगान से, क्योंकि थ्रेट तो यहां पे भी थी, थ्रेट तो यहां पे भी थी। सबसे पहले इनसे डील किया जाए। अब आप यहां पर क्या देखोगे कि शुरू में तो जो अफगान्स हैं उन्हें कंट्रोल कर लिया गया, है ना, कंट्रोल कर लिया गया। गुजरात के रूलर को भी हरा दिया गया, मालवा को भी कंट्रोल में ले लिया गया। बट गुजरात और मालवा जितनी जल्दी मुगल्स के कंट्रोल में आए थे उतनी ही जल्दी ये उनके कंट्रोल से निकल गए। आपस में भाइयों की ही जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसके वजह से। इधर शेर शाह सूरी अफगान, जिसको हुमायूं कंट्रोल देकर के आया था ईस्टर्न पार्ट्स का, ही हैड बिकम क्वाइट पावरफुल। और अब उससे हुमायूं ने 2 लड़ाइयां लड़ी, बैटल ऑफ चौसा एंड बैटल ऑफ कन्नौज, एंड ही लॉस्ट बोथ ऑफ दीज। अब आप यहां पे देखेंगे हुमायूं बिकेम एन एम्परर विदाउट एन एम्पायर एंड शेर शाह सूरी जो है ही लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ सूर डायनेस्टी। यहां पे आप शेर शाह सूरी, उनके बेटे इस्लाम शाह सूरी का रूल देखेंगे। लेकिन वेरी सून सिचुएशन बिकेम सूटेबल। हुमायूं जो अभी तक सफाविद्स के यहां पे था, ये लौट करके आया, पहले नॉर्थ वेस्ट को रिकवर किया और उसके बाद आप क्या देखेंगे, एक बार फिर से अफगान्स को हरा करके मुगल्स को यहां पे एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। बट वो कंसोलिडेट कर पाते अपनी पोजीशन को उससे पहले ही शेर मंडल जो है पुराना किला में, उससे गिर करके उनकी डेथ हो गई। और अब इस समय अकबर जो महज 13 साल के थे वे गद्दी पर बैठे। बट अकबर बच्चे थे, सिचुएशन को नहीं हैंडल कर सकते थे। राजपूत का ट्रबल था, है ना, गुजरात जैसे जो रूलर्स हैं उनका ट्रबल है, इधर की तरफ अफगान्स का ट्रबल अभी भी बना हुआ था।
तो आप देखेंगे यहाँ पे बैरम खां जो हैं द मोस्ट ट्रस्टेड नोबल ऑफ द हुमायूं, है ना, बैरम खां बिकेम द रीजेंट ऑफ अकबर। फिर यहाँ पे सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ जहां पे अकबर ने हेमू विक्रमादित्य को हराया, हु वाज बेसिकली द हिंदू जनरल ऑफ आदिल शाह। और अब एक बार फिर से अकबर ने सारी टेरिटरीज को रिकवर किया है, टेरिटरीज को एक्सपांड किया है। ऑलमोस्ट एंटायर जो आपका नॉर्दर्न इंडिया है टिल काबुल कंधार, है ना, नॉर्थ वेस्ट में काबुल कंधार, एंटायर जो आपका नॉर्दर्न इंडिया है इंक्लूडिंग बंगाल, ओडिशा एंड देवगिरी तक का एरिया, ये किसके कंट्रोल में आ गया? देवगिरी या दौलताबाद का, ये मुगल्स के कंट्रोल में आ गया। तो रैपिड एक्सपांशन ऑफ टेरिटरीज ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अकबर, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, है ना, अकबर तो ये पूरा एरिया, दिस वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द मुगल। अकबर जो है वो जाने जाते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि देखो बाबर और हुमायूं को तो समय नहीं मिला था। अकबर हैड ए लॉन्ग रेन, 1556 से 1605 तक रूल करेंगे, ऑलमोस्ट 50 साल। सो इन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की फाउंडेशन को रखा, मनसबदारी सिस्टम। इसके अलावा आप देखोगे ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ सुलह एक कुल, म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, तौहीद इलाही का कॉन्सेप्ट दिया, है ना, तौहीद इलाही। एंड आप देखेंगे कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम में भी दहशाला सिस्टम जैसे जो रिफॉर्म्स हैं वो लाए। राजपूत जो हैं दे बिकेम एलाइज ऑफ द मुगल्स फ्रॉम द पीरियड ऑफ अकबर बिकॉज ऑफ हिज राजपूत पॉलिसी, है ना। और आप देखोगे कि पेंटिंग, आर्किटेक्चर, यहां पे कुछ डेवलपमेंट्स जो हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि आगरा का रेड फोर्ट। नेक्स्ट रूलर है जहांगीर। इनके टाइम पे कोई मेजर टेरिटोरियल एक्सपांशन तो नहीं हुआ। इनफैक्ट आप देखोगे काबुल कंधार वाज लॉस्ट टू दी सफाविड्स, बट इनका पीरियड जाना जाता है पेंटिंग्स में डेवलपमेंट के लिए। सो आप देखेंगे यहाँ पे नेचर से एसोसिएटेड पेंटिंग्स, पोर्ट्रेट पेंटिंग्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये पेंटिंग अबुल हसन ने की है जो जहांगीर के कोर्ट में थे, और यहाँ पे जहांगीर के एक सपने को दिखाया गया है जहां पे जहांगीर जो हैं वो जो सफाविद रूलर हैं उन्हें एम्ब्रेस कर रहे हैं, और यहाँ पे जहांगीर लायन पे खड़े हैं एंड जो सफाविद रूलर हैं ही इज बेसिकली स्टैंडिंग ऑन अ लैम्प। ये सिंबॉलिक है, जहांगीर बहुत पावरफुल है, ये दिखाया गया है। इसके बाद शाहजहां गद्दी पर बैठते हैं, है ना, और शाहजहां का जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि जो अहमदनगर, गोलकोंडा, बीजापुर की, सो आप क्या देख रहे हैं यहां पे कंट्रोल जो है वो अकबर के समय तक ही हो चुका था। बट देन काबुल कंधार वाज लॉस्ट, है ना, काबुल कंधार वाज लॉस्ट टू सफाविद्स, और इतनी टेरिटरी रह गई थी। शाहजहां का कंट्रीब्यूशन क्या है, उसने ये जो अहमदनगर है, यहां पे आपका गोलकोंडा है, बीजापुर है, इसमें से अहमदनगर को कंप्लीटली अनेक्स किया, क्योंकि उनको समझ में आ गया था अहमदनगर को हम इंडिपेंडेंट नहीं रहने दे सकते। और बीजापुर और गोलकोंडा के साथ में एक पीसफुल ट्रीटी की जहां पे इन्होंने मुगल्स के रूल को रिकॉग्नाइज कर लिया। और अब आप देखोगे कि बीजापुर और गोलकोंडा जो है वो रैपिडली साउथ की तरफ एक्सपांड करेंगे। शाहजहां का पीरियड एज ऑफ ऑप्युलेंस की तरह जाना जाता है। आर्किटेक्चर में सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, ताजमहल, है ना, दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। आर्किटेक्चर में इस पीरियड में बहुत डेवलपमेंट हुआ, है ना। आपको मयूर सिंहासन देखने के लिए मिलेगा जिसमें कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था। औरंगजेब जो है, अगर आप इनकी बात करें तो इसके पीरियड में आप क्या देखेंगे, एक तो बहुत सारी लड़ाइयां लड़ने के बाद औरंगजेब गद्दी पर बैठा है, और अभी शाहजहां जिंदा थे तभी ये गद्दी पर बैठ गया। औरंगजेब का डेक्कन को लेकर के एक ऑब्सेशन था, वो दक्कन का गवर्नर भी रहा था, और उसे लग रहा था कि यहां पे
ये जो बीजापुर और गोलकोंडा है इन्हें कंट्रोल में लाना होगा, क्योंकि इनको अगर कंट्रोल में लाएंगे तभी यहाँ पे मराठाज है ना, जो कि एक राइजिंग पावर है, उन्हें हम कंट्रोल कर पाएंगे। आपको बता दें 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं वो मराठा स्टेट की फाउंडेशन को रखते हैं। औरंगजेब के लिए बहुत बड़ी थ्रेट थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की डेथ के बाद में आप क्या देखेंगे, संभाजी उस स्ट्रगल को कैरी ऑन करते हैं और इस तरीके से मराठास जो हैं दे वर बिकमिंग अ ट्रबल फॉर द औरंगजेब एंड द मुगल्स, है ना, दे वर बिकमिंग ट्रबल फॉर द औरंगजेब एंड मुगल्स। सो मराठास को कंट्रोल में करने के लिए उसने डिसाइड किया कि बीजापुर और गोलकोंडा को डायरेक्टली अनेक्स करके हम टेरिटरीज में मर्ज कर लेंगे। और आप देखोगे कि अब यहां तक डायरेक्ट कंट्रोल एस्टेब्लिश हो चुका था मुगल्स का। बट औरंगजेब का ये जो डेक्कन ऑब्सेशन है, यहां पे इसने अपने काफी सारे साल बिता दिए। इसके वजह से सेंटर में एडमिनिस्ट्रेशन सफर करता रहा, वहां पे ऑफिशियल्स बहुत पावरफुल हो गए, करप्ट हो गए। और इसी के साथ साथ में आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे दीज बैटल्स वर बेसिकली अ ड्रेन ऑन द मुगल ट्रेशरी, है ना, दे वर बेसिकली अ ड्रेन ऑन द मुगल ट्रेशरी। सो फाइनेंशियल लॉस भी है। अब इसमें आप ऐड कर लीजिए औरंगजेब की जो रिलीजियस पॉलिसी है उसे, है ना, ही वॉज एन ऑर्थोडॉक्स सुन्नी मुस्लिम, सादा जीवन उच्च विचार, है ना, सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास करने वाला। लेकिन एज फार एज द अदर रिलीजन्स आर कंसर्न्ड ही वॉज वेरी नैरो माइंडेड। तो आप यहां पे देखेंगे इसने मराठा से दुश्मनी मोल ले ली। तेग बहादुर जो है ना, गुरु तेग बहादुर को हैंग करके, एक्सिक्यूट करके इसने सिख कम्युनिटी को अपना दुश्मन बना लिया। और आगे चल करके आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे द जाट, द सतनामीज, एवरीवन रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम, एवरीवन revolted against him. So the Jat community, the Satnami community, the Sikhs, the Marathas, everyone revolted against him. यहीं से मुगल्स का डिक्लाइन शुरू हो जाता है और इनके जो वीक सक्सेसर्स हैं वो उसको और ज्यादा रैपिड बना देते हैं। 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है और यहां पे आपकी मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट होती है। 1707 से 1857 तक मुगल सेंट्रल पावर की तरह रूल करेंगे। बट आप देखेंगे कि जो है ना लेटर मुगल्स हैं, दे वर वीक रूलर्स, उनका इफेक्टिव कंट्रोल बहुत कम था। दे वर डिपेंडेंट ऑन देयर वजीर्स, है ना, दे बिकेम डिपेंडेंट ऑन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड अल्टीमेटली आफ्टर द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 बहादुर शाह जफर सेकेंड was removed from power and this makes the end of the Mughal dynasty and led to establishment of the rule of British crown in India. India officially became the subject of the British. I hope आपको समझ आया होगा, है ना, एंड चीजें क्लियर हुई होंगी। थोड़ा ज्यादा है तो रैपिडली कवर करने की कोशिश की है। आई होप मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाई हूँ। बाकी कोई सजेशन है तो बताइएगा। एंड यस, अगर आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की टाइमलाइन चाहते हैं डू लेट मी नो। बाकी हिस्ट्री का इंडिविजुअल कोर्स अवेलेबल है जहां पे अराउंड 50 लेक्चर्स में हम प्रीलिम्स मेंस के हिसाब से पूरा कंटेंट अलॉन्ग विद पीवाईक्यूज, पीडीएफ, प्रैक्टिस टेस्ट एंड करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करेंगे एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे। यूज कीजिएगा कोड टारगेट 26 एंड हमारी टीम से आप संपर्क कर सकते हैं इस मेल आईडी पे या नंबर पे फॉर फर्दर डिटेल्स। थैंक यू सो मच।